हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट। ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है। पिछली वीडियोस में आपने कार्डिनल अप्रोच का पार्ट देख लिया था। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। आपको पता है कि एक मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, वो पीपीसी से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है। फिर आएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, फिर आएगा अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया इंडिफरेंस कर्व का पार्ट। फिर आएगा प्राइस लाइन, या जिसको हम बजट लाइन भी बोलते हैं और इनकम लाइन भी बोलते हैं। तो ये कवर होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट करना पड़ेगा, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, किसका, इंडिफरेंस कर्व प्लस बजट लाइन का कॉम्बिनेशन मिला के हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। और लास्ट में कवर करेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और एक और मैंने क्या करा है, लॉ ऑफ डीएमयू जो आपने देखा था या उससे रिलेटेड अजम्पशंस देखी थी, तो उसमें मैंने एक और अजम्पशंस ऐड की है, क्योंकि वो एग्जाम में आ चुकी है। तो मुझे लगा कि इसी वीडियो के साथ एंड में मुझे आपको समझानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एंड में आपको पर्टिकुलर पॉइंट समझा दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच जनरली क्या होती है, फिर इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि उसका रिलेशन आपने किससे देखा, यूटिलिटी से, कि कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। फिर आपने कार्डिनल अप्रोच में देखा कि यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हो, यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। आर एफिशिएंट ने उसकी यूनिट बताई यूटिल्स। जैसे आपको पता है लिक्विड की क्या होती है, लीटर। आपको पता है क्लोथ्स की क्या होती है, मीटर। उसी तरीके से आपने क्या बोला कि यानी आर एफिशिएंट ने क्या बोला कि जो भी जैसे यूटिलिटी है उसको मेजर किया जा सकता है। फिर मार्शल ये आए, जनरली बोल सकता हूँ, या पहले थे, हमें ये पता नहीं कि पहले कौन था, पर जनरली आप क्या करोगे, इतिहास देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले किसने जनरली बताया। तो जब आपको पता है कि एक तरीके से एच गोसेन ने लॉ ऑफ डीएमयू बताया, तो उसने क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई जाती है जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप क्या कर रहे हो, यूनिट्स में बता रहे हो, यानी यूटिल्स में बता रहे हो। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन की अप्रोच अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं एक पर्सन, मैं क्या कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पहली यूनिट पे उसको 100 यूटिलिटी दे दी। और आपको पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है, तो आपने 30 यूटिलिटी दी पहली यूनिट पे ही। ठीक है। तो इसका मतलब देखो कितना डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो इसलिए कार्डिनल अप्रोच शुरू से ही गलत हो गई, हम बोल सकते हैं। ठीक। कार्डिनल अप्रोच फिर क्यों गलत हुई, लॉ ऑफ इक्वी सुना था आपने, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। उसमें आपको पता है कि आप वो पढ़ते हो, कांस्टेंट क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहती है, कांस्टेंट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल कवर करने के लिए दिए थे, व्हाट्सएप पे आपने पिक मुझे भेजी है सबने। तो किसी ने क्या करा है, 1 रुपये में 2 यूटिल्स कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, 1 रुपये में 4 यूटिल कर रखा है, और किसी ने मार्जिनल यूटिलिटी अपने हिसाब से कर रखी है, किसी ने अपने हिसाब से कर रखी है। तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया ना। और यहाँ पे भी देखो, एक तरीके से ये बताओ कि कभी तुम्हारी 1 रुपये में 2 यूटिल्स बोल रहे हो, तो 2 रुपये में 4 होगी, 3 में कितनी होगी, 6 होगी। जैसे मैंने 1 रुपये में 4 बोला, तो 2 में कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मेरी। ठीक। तो आपने अपने हिसाब से कांस्टेंट मानी, मैंने अपने हिसाब से कांस्टेंट मानी। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होती, वो ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएट रियल लाइफ में। तो एक तरीके से वो अप्रोच भी गलत हो गई। तो एक बार एग्जाम में आया था कि लेस वैलिड अजम्पशंस कौन सी है कार्डिनल अप्रोच की। तो आपको हमेशा कौन सी बतानी है, जो ये कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं ना, वो हमेशा लेस वैलिड अजम्पशन होती है। लेस वैलिड का मतलब अजम्पशन तो है, लेकिन उसमें से लेस वैलिड है। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है। ठीक। कहाँ पे, जब कार्डिनल अप्रोच की, यानी जब भी आप मार्शलन अप्रोच बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ्रेड मार्शल ने ही ज़्यादा एलोबरेट किया था। दिए तो गोसेन ने थे, लॉ ऑफ डीएमयू भी किसने दिया, गोसेन ने दिया फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इक्वी भी किसने दिया, गोसेन ने दिया सेकंड लॉ। लेकिन एलोबरेट किसने करा लॉ ऑफ डीएमयू को, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि उस हिसाब से आपको देखना है कि लेस वैलिड अजम्पशन कौन सी है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो लेस वैलिड अजम्पशन होती है। इसी तरीके से आपको देखो, ऑर्डिनल अप्रोच में बोलता है, तो उसमें आप क्या करते हो, एक प्रेफरेंस सेट करते हो कि मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मैंने आपको बताया था उसमें पिज़्ज़ा पसंद है फर्स्ट रैंक, बर्गर को सेकंड, सैंडविच को थर्ड। ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपको तो बर्गर पसंद है, तो आपने बर्गर को फर्स्ट रैंक दे दी, पिज़्ज़ा को सेकंड, और आपने बोला सैंडविच तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो मैं तो रैंक भी देना प्रेफर नहीं करूँ, मैं खाऊंगी ही नहीं। आपने ऐसे बोल दिया है मैं खाऊंगा ही नहीं, और मैंने क्या दिया, पिज़्ज़ा फर्स्ट, बर्गर सेकंड और सैंडविच थर्ड। तो ये एक रेलिवेंट अप्रोच हुई ना, कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपने हिसाब से उसको प्रेफरेंस सेट कर रहा है। तो वो एक रिलेटिव अप्रोच हो गई, क्या हो गई। जबकि पहले आप जब क्या कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी के टर्म में देख रहे थे, यानी एक तरीके से यूटिल्स के टर्म में देख रहे थे, वो एब्सोलूट अप्रोच होती है। तो ये बोल रहा है कि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है।
तो एक तरीके से यूटिलिटी को यूनिट्स में मेजर करना या एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करना बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, या एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, रैंक देनी पड़ेगी। किसके हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, कि आप उसको कैसे पसंद करते हो, कि फर्स्ट कौन सा पसंद है, सेकंड कौन सा पसंद है, थर्ड कौन सा पसंद है। देखो एप्पल बनाना का एग्जाम्पल है, क्या पता आपको एप्पल पसंद हो, ठीक है, क्या पता आपको एप्पल फर्स्ट पसंद हो, फर्स्ट रैंक उसको देते हो और बनाना को सेकंड, और मुझको क्या पता बनाना को मैं फर्स्ट रैंक दूँ और एप्पल को सेकंड दूँ। या क्या पता दोनों ही कॉम्बिनेशन आप कंज्यूम करते हो, ऐसे भी हो सकता है, क्या पता आपको एप्पल पसंद है बनाना पसंद नहीं हो, क्या पता बनाना पसंद है एप्पल पसंद नहीं है, और क्या पता दोनों ही कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हो। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही क्या है, जब आप क्या करते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का यूज़ करते हो, तो जहाँ पे आप इंडिफरेंट होना चाहते हो, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहते हो या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाहते हो, उसे हम बोलेंगे इंडिफरेंस करो। आगे मैं मीनिंग के थ्रू समझाऊंगा, पर शुरू में पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट अपन देख लेते हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस करो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने प्रपोज किया, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ। फिर उसके बाद एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था, उसने यूज़ करा विल्फर्ड पैरोटो ने अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी में। लेकिन देखो ज़्यादा जो यूज़ किया गया, या जब भी आपका क्या एग्जाम में आता है तो आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 आता है मैचिंग वाला, तो जनरली JR हिक्स और RGD एलन का आता है, क्योंकि उन्होंने इसका एक्सटेंसिव यूज़ किया, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से पूरा कच्चा चिट्ठा इन्होंने खोल के बताया कि पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस मैप में जनरली क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। तो एक तरीके से ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करा इन्होंने ही किया। तो ये याद रखना, कभी भी आपका प्रपाउंड का पार्ट आए और अगर उसमें है ना ऊपर एजवर्थ नहीं आए, याद रखना, ठीक है, तो उस केस में अगर हिक्स एंड एलन आए तो ये भी आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर प्रपाउंड आता है और एजवर्थ आता है और ये दोनों आते हैं, तो आपको पता है कि इसने सबसे पहले प्रपाउंड किया, ठीक है, डेवलप किसने करा, एजवर्थ ने, लेकिन उसके बाद एलोबरेट किसने करा, एक तरीके से आगे एक्सटेंसिव यूज़ किसने करा, JR हिक्स और RGD एलन ने। अब देखो ये जनरली क्या हो गए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हो गए, वो क्या हो गए, क्लासिकल, जो मार्शल या फिशर, या आप क्या देखते हो एक और HH गोसेन, या उनसे रिलेटेड ही जो आगे जितने भी इकोनॉमिस्ट देखते थे वो सारे के सारे क्या थे, क्लासिकल या न्यो क्लासिकल थे। लेकिन ये जितने भी आप पढ़ रहे हो ऑर्डिनल वाले, वो सारे क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो ये कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको डिसरिगार्ड कर दिया, बोला ये होता ही नहीं है। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जो मैंने आपको बताया, एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म। देखो एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मैं पहले भी देता हूँ खूब बार, कि जैसे मेरे भी 80 मार्क्स है और आपके भी 80 मार्क्स है, तो कोई आया बाहर से, वो बोला वाह यार आप दोनों के 80 मार्क्स हैं, पर बाद में उसको पता चला कि मेरे 200 में से है और आपके किस में से है, 100 में से है। तो वैसे तो उसने समझा कि 80% आई है, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि 100 मार्क्स में है, लेकिन मेरे 200 मार्क्स में है, क्योंकि मैं अलग स्कूल में था, आप अलग स्कूल में थे, तो आपके 100 में से 80, तो आपकी 80% बनी और मेरी कितनी बनी, 40%। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में देखता, या जो बाहर का आ रहा है वो एब्सोल्यूट टर्म में देख रहा है, उसको ये नहीं पता नॉलेज कि यार परसेंटेज टर्म में तो अलग है, तो वो क्या समझेगा, यार दोनों ही इक्वल है, जबकि दोनों इक्वल है ही नहीं। अगर रिलेटिव टर्म में देखेंगे तो देखो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दी जाएगी कि यार फर्स्ट रैंक इसकी, सेकंड रैंक इसकी। अगर ये दो ही बच्चे हैं तो फर्स्ट रैंक इसकी 80%, सेकंड रैंक इसकी। पर इसके अंदर भी क्या बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी क्या है 70% आई, 60% आई, तो आपको पता है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक इस तरीके से आती है। तो इसका मतलब रिलेटिव टर्म। तो ऑर्डिनल अप्रोच क्या करता है, रिलेटिव टर्म। तो कार्डिनल अप्रोच क्या है, एक तरीके से लेस रियलिस्टिक है, और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, मोर रियलिस्टिक अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि अगर कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करेगा, एप्पल एंड बनाना, तो वो क्या इंडिकेट कर सकता है कि उसे एप्पल पसंद है बनाना के ऊपर, बनाना से ज़्यादा एप्पल पसंद है। या दूसरा ये भी बोल सकता है कि बनाना पसंद है एप्पल से ज़्यादा, यानी एक में बोल रहा है एप्पल ज़्यादा पसंद है, दूसरे में ये भी बोल सकता है कि बनाना ज़्यादा पसंद है, और तीसरे में क्या बोलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों ही मैं पसंद करता हूँ और दोनों की मुझे क्या मिल रही है, दोनों कंज्यूम करते हैं मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ही इज़ इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड बनाना, ये भी हो सकता है, दैट इज़ बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल एंड बोथ ऑफ देम गिव हिम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो वो दोनों ही प्रेफर करता है। तो कुछ क्या करते हैं एप्पल पसंद करते हैं, और कुछ क्या करते हैं बनाना पसंद करते हैं, और कुछ दोनों ही पसंद करते हैं, ये बोल रहा है। इसी तरीके से बोल रहा है कि ये अप्रोच कभी भी कार्डिनल वैल्यू मतलब यूनिट्स नहीं लेती है 1 2 3 4, हाँ ये ऑर्डिनल नंबर लेती है, मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी रैंक लेती है। क्या लेती है, रैंक। इट मीन्स इफ़ कंज्यूमर लाइक एप्पल मोर देन बनाना, तो एप्पल की रैंक हो गई फर्स्ट और बनाना की हो गई सेकंड। सच ए मेथड ऑफ रैंकिंग द प्रेफरेंस इज नोन एज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो जब भी आपको कोई बोले तो आप याद रखना कि अगर आपने अपनी प्रेफरेंस को रैंक दी है तो उसे आप क्या बोलोगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलोगे।
अब ये बोल रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझ जाना चाहिए। तो पहले हम देख रहे हैं मीनिंग फटाफट खत्म हो जाएगी, पर आपको पता है कि वो पार्ट आपको शेड्यूल और साथ में कर्व, शेड्यूल मतलब क्या होता है टेबल, उसके थ्रू समझ में आएगा, फिर आएगा किसके थ्रू, कर्व के थ्रू समझ में। तो या तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको शेड्यूल ही बता देता हूँ और कर्व बता देता हूँ, जिससे आपको एक तरीके से मीनिंग भी प्रॉपर समझ में आ जाएगी और मुझे फिर क्या है वापस से आपको दूसरी बार समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं वापस बोलूँगा फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है, देखो इंडिफरेंस पढ़ो, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप इक्वल हो, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर आपको पता है कि रियल लाइफ में आप क्या करते हो, दो से ज़्यादा भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो, दो से ज़्यादा भी कमोडिटी कंज्यूम करते ही करते हो, तो अगर आपके पास इनकम है और आप पूरा प्रॉपर यूज़ कर रहे हो और आप किस लेवल पे एक तरीके से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पा रहे हो। लेकिन देखो अभी मैंने इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि वो तो प्राइस लाइन में आएगा, यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, जहाँ पे आप एक तरीके से क्या हो, इक्वली सेटिस्फाई हो रहे हो। तो देखो यहाँ पे 1 और 15 कंज्यूम कर रहे हो पी पे, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है क्यू, जहाँ पे आप 2 और 10 कंज्यूम कर रहे हो। तो देखो यहाँ 16 कंज्यूम कर रहे हो और यहाँ पे कितनी कर रहे हो, 12। तो इसका मत ये मत बोलना कि 16 इज ग्रेटर देन 12, ऐसा नहीं है, 16 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एडिशनल एप्पल की 1 यूनिट पा रहे हो तो आप बनाना की कितनी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, 5। इसका मतलब 1 यूनिट एप्पल की आपको क्या कर रही है, बनाना की 5 यूनिट के इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही है, 1 यूनिट सेव की। ठीक है, बनाना की 5 यूनिट के कंपैरिजन में क्या है, इतना वेटेज रखती है ये शुरू में। इसका मतलब आपको एप्पल की बहुत ज़्यादा नीड है, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप एप्पल कंज्यूम करते जाओगे तो आपके लिए उसकी इच्छा थोड़ी क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, और आपकी बनाना की तरफ इच्छा बढ़ती जाएगी। तो आप बनाना को कम सेक्रीफाइस करोगे। देखो अब क्या करा आपने, पहले 5 सेक्रीफाइस करे, फिर आपने 4 सेक्रीफाइस करे। जैसे ही आपने एप्पल की 1 और ली तो आपने कितने सेक्रीफाइस करे, 3 सेक्रीफाइस करे। लेकिन देखो मैं सेक्रीफाइस अभी आपको नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 16 यूनिट बोलोगे, अगर आप 12 यूनिट बोलोगे, अगर आप 9 यूनिट बोलोगे, अगर आप 7 यूनिट बोलोगे, अगर आप 6 यूनिट बोलोगे, तो ये भी इक्वल दे रहा है, 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 ये भी इक्वल दे रहा है। ये नहीं कि टोटल में अलग है तो अलग दे रहा है कि ये 16 ज़्यादा दे रहा होगा फिर 12 उसके बाद दे रहा है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप कर्व बनाओगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह एप्पल दिखाना पड़ेगा और एक जगह बनाना। ठीक है, आप टी कॉफ़ी की भी बात कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, और एक और चीज़ याद रख लेना, जब भी हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं और अपना जो बनता है तो ये कॉन्वेक्स बनता है। तो कॉन्वेक्स क्यों बनता है, क्योंकि आगे भी समझाऊंगा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने के कारण। आपको पता है ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको पता है टेस्ट में अलग है, एप्पल का टेस्ट अलग होता है, बनाना का टेस्ट अलग होता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे सपोज करो आप मार्केट से सीडी लेने गए, क्या लेने गए, सीडी डीवीडी, ये मान के चलो खाली ब्लैंक। तो आपको पता है कि जिस मार्केट में गए वहाँ पे बहुत सारी सीडीज की दुकान है, अगर एक से नहीं मिली तो दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, और सारी जगह सेम ही मिलती है, अगर चाहे ब्रांड भी अलग हो तो आपको ब्रांड से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कोक और पेप्सी की बात करूँगा तो कोक का टेस्ट अलग है, पेप्सी का अलग है, थम्स अप का अलग है। अगर मैं स्लाइस और माजा की बात करूँगा तो टेस्ट अलग है, तो वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए। अगर मैं सब्जी मंडी गया और मुझे आलू मिल रहे हैं तो मुझे पता है कि एक जो है ना वेंडर है, यानी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो भी 20 रुपये किलो दे रहा है और दूसरा भी 20 रुपये किलो दे रहा है आलू। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि दोनों की क्वालिटी मुझे सेम ही लग रही है। लेकिन मुझे पता चला कि अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है और इसने प्राइस 25 रुपये कर दी तो मैं इससे लूँगा ही नहीं, मैं तो इससे लूँगा। ठीक, तो उस केस में आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनेगा ही नहीं, यानी कॉन्वेक्स बनेगा ही नहीं अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। हमेशा गुड्स का क्या होना चाहिए, इम्परफेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि कॉम्बिनेशन कब यूज़ करोगे, जब आप इम्परफेक्ट लोगे, यानी एप्पल की 1 पाने के लिए आप बनाना की क्या कर रहे हो, कम सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। आप बनाना की क्या कर रहे हो, कम सेक्रीफाइस करते जा रहे हो। 15 से 10, 10 से 6, 6 से 3, 3 से 1, तो वो आएगा डिमिनिशिंग MRS वाले पार्ट में, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, तब आपको बता दूंगा। फिर भी मैंने अभी थोड़ा पार्ट आपको बता दिया। तो आपको ये कर्व दिख रहे हैं, देखो P पॉइंट, Q पॉइंट, एक यूनिट पे कितना आ गया 15, फिर सेकेंड यूनिट पे कितना आ गया देखो 10, फिर 3 यूनिट पे कितना आ गया ये 6, फिर जैसे आपने 4 यूनिट मतलब एक और एक्स्ट्रा कंज्यूम करी तो आपने 6 से 3 छोड़ी और आपने 3 कंज्यूम करी बनाना की। फिर उसके बाद जैसे आप 4 से 5 पे आए तो आपने 3 से लेके क्या करा 1, मतलब 2 छोड़ी, बनाना की 2 यूनिट छोड़ी और आपने बनाना की सिर्फ 1 यूनिट ही कंज्यूम करी। इसका मतलब आपका चाहे P कॉम्बिनेशन बोलो चाहे आपका T कॉम्बिनेशन बोलो,
दोनों ही सेम है, चाहे आप 16 यूनिट इसकी बोलो चाहे आप इसकी 6 यूनिट बोलो, दोनों ही सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, पी भी और टी भी। इसी तरीके से बाकी कॉम्बिनेशन भी। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडिफरेंस कर्व का पार्ट। ऊपर देखिए यहाँ पे मीनिंग में यही बोल रखा है। देखिए अब क्या बोल रहा है, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशन विच गिव हिम एग्जैक्टली द सेम टोटल सेटिस्फैक्शन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस करो। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जब आप नीचे पढ़ेंगे मीनिंग तो उसमें क्या होगा, टू गुड्स, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कर्व बनता है तो उसमें एक साइड पे देखो यहाँ पे एक्स गुड और यहाँ पे वाई होगा, यानी यहाँ पे एप्पल यहाँ पे बनाना, ये हो सकता है यहाँ पे टी यहाँ पे कॉफ़ी, या कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए सब्स्टिट्यूट का एक तरीके से। पर याद रखना कि आपको इम्परफेक्ट का एग्जांपल लेना है, तब जाके ही वो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्योंकि अगर आप परफेक्ट का एग्जांपल लेते हो तो परफेक्ट में क्या होता है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए आप क्या करोगे, सपोज करो परफेक्ट का मतलब क्या है, इधर भी एप्पल है, ठीक है, इधर भी एप्पल है, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए आप दूसरे एप्पल की क्या कर रहे हो, 2 यूनिट छोड़ रहे हो। दोनों है एप्पल, लेकिन आपको पता है कि वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए, क्योंकि इसका भी टेस्ट सेम है इसका भी टेस्ट सेम है। पर आपको पता है कि एक के लिए आप 2 छोड़ रहे हो, फिर एक और पाने के लिए 2 छोड़ रहे हो, फिर एक और पाने के लिए 2 छोड़ रहे हो, तो उसमें तो आपने गिराया ही नहीं ना लेवल। आपको पता है क्या करना है, जब भी आप पर्टिकुलर एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है, एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिराते जाना है। मतलब क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि अगर आप एप्पल की कंज्यूम करते जा रहे हो, अगर आप मैगी कंज्यूम कर रहे हो, सॉरी मैगी नहीं, yippee, क्या कंज्यूम कर रहे हो, yippee कंज्यूम कर रहे हो, आपको पता ना yippee मैगी की तरह ही आती है। तो अगर आप yippee कंज्यूम कर रहे हो, एक पैकेट कंज्यूम करा, फिर दूसरा करा, तीसरा करा, आपको पता है कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप मैगी की मान लो 5 पैकेट कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी आप yippee कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने yippee की एक और बढ़ाई, ठीक है, तो आपको पता है कि मैगी की आप क्या करोगे, एक तरीके से सपोज करो शुरू में आपने 2 यूनिट छोड़ दी, जैसे ही आप 2 से 3 की तरफ yippee की तरफ बढ़े, तो अब आप मैगी की कितनी छोड़ोगे, 3 से 2 नहीं छोड़ोगे, 1 नहीं करोगे, आप 3 से 1 ही छोड़ोगे और यहाँ 2 कर दोगे। यानी यहाँ पे आपने क्या करा, 5 से 3 यानी 2 छोड़े, फिर 3 से 2 मतलब कितने छोड़े, 1 ही छोड़ा। तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी इच्छा किसके लिए बढ़ गई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मैगी के लिए बढ़ गई, क्योंकि आप yippee के तो बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी मैगी के लिए इच्छा हो गई, तो आप मैगी को कम छोड़ रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, जब आप एप्पल को कंज्यूम कर रहे हो तो आप बनाना को कम सेक्रीफाइस करना चाहते हो, क्योंकि आपकी बनाना के लिए डिज़ायर बढ़ गई, क्योंकि एप्पल से तो आप सेटिस्फाई हो गए एक तरीके से। वो कौन सा पार्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, यानी जहाँ पर कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पा रहा है, इसका मतलब। तो देखो यहाँ पे बोला अल्टरनेटिवली इंडिफरेंस कर्व इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट शो सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। तो देखो लोकस ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, ये देखिए एक कर्व है, उसमें देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। पी इज इक्वल टू क्या है टी, पी इज इक्वल टू क्या है क्यू, या क्यू इज इक्वल टू क्या है आर, सब सेम है। तो ये लोकस ऑफ पॉइंट्स बोल रखे आपको, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि अपन क्या किससे समझते हैं, शेड्यूल से समझते हैं और उसके बाद डायग्राम से, जो कि मैंने आपको बता दिया एक तरीके से। तो आप ये दोनों वापस देख लेना। देखो नीचे जो आपको पार्ट दे रखा है वो सेम ही दे रखा है, ये वाला जो एज सीन इन शेड्यूल दे रखा है ना, ये एक बार जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल पार्ट है, कॉम्बिनेशन बना रहा है। फिर डायग्राम देखोगे, डायग्राम में भी ये बोल रखा है। एक बार डायग्राम को हल्का समय पढ़ के आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए शुरू में तो क्या करेगा, वही ज्ञान देगा जैसे सारी किताबों में होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या एप्पल है, वाई एक्सिस पे क्या बनाना। उसके बाद आपको बोल रखा है कि सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं पी क्यू आर एस टी। ये क्या बता रहा है, पी पे 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन मतलब एप्पल का और बनाना का, क्यू पे भी क्या हो गया 2 पर्टिकुलर कमोडिटी का कॉम्बिनेशन एप्पल और बनाना का। तो ये बोला डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा रहा है पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे, टी पे। तो एक पी कॉम्बिनेशन बन गया, एक क्यू बन गया, एक आर बन गया, एक एस बन गया, एक टी बन गया। ये पॉइंट जैसे आप ज्वाइन करोगे और एक लाइन मिलेगी आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। तो बोला इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, अभी भी ऊपर बताया था, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो कि पी क्यू आर एस टी हो गए, दैट आर इक्वली सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर। मतलब चाहे वो क्यू वाली यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कॉम्बिनेशन, चाहे वो पी वाला कर रहा है, चाहे वो आर वाला कर रहा है, चाहे वो एस वाला कर रहा है, चाहे वो टी वाला कर रहा है, इस तरीके से बोल दिया। तो बोला एवरी पॉइंट ऑन IC1 रिप्रेजेंट एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, ठीक। सो द कंज्यूमर इज सेड टू बी इंडिफरेंट बिटवीन द कॉम्बिनेशन लोकेटेड ऑन इंडिफरेंस कर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इंडिफरेंस कर्व पे चाहे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रखा है कि कहीं पे भी वो लोकेट हो कॉम्बिनेशन, वो एक तरीके से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस एंड टी, इसको जनरली क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस सेट,
ये सारे कॉम्बिनेशन एक तरीके से क्या कहलाते हैं, इंडिफरेंस सेट, याद रखना। अब आपको दे रखा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, नॉर्मल नाम से पता चल रहा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अभी आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए जैसे आपने सुना होगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, आपको पता होगा, ये ध्यान है। पर देखो आप सोचिए कि सपोज करो कि आप यानी एक्स की और वाई की, मतलब वही एप्पल की और बनाना की यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, ये एप्पल है और ये बनाना की यूनिट है, ऐसे बोल रहे थे ना आप। तो आपको पता है कि मान लो कि यहाँ पे आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, जैसे 10 एप्पल की और 10 बनाना की, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में आपका क्या आ गया, यहाँ पे मान लो कि 12 एप्पल आ गए और 12 बनाना आ गए, ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो भैया सीधी सी बात है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, जब मोर कमोडिटी होगी तो वो मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। क्योंकि आपको मैं सेम पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक और आपका एक तरीके से इंडिफरेंस कर्व बन गया। क्योंकि आपने क्या करा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी मान लो कि ये भी कोई पॉइंट था एस पॉइंट और ये भी इसका एस पॉइंट, ये एस डैश पॉइंट है। जैसे आप पी क्यू आर एस टी बोल रहे थे ना, तो सपोज करो एक नया कर्व मिलता आपको, जैसे ये आई सी कर्व होता और ये आई सी वन होता, तो आप सबको क्या बोलते हैं, पी डैश या पी वन क्यू वन एस वन आर वन एस वन टी वन। तो आपको पता है कि एक तरीके से हायर लेवल पे हायर सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जब आप ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये यही बोल रहा है, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटी एज इट ऑफर हिम ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन आपने क्या बोल दिया सर, कि सपोज करो कि आपने बोला कि दोनों बढ़ गए, जैसे 10A और 10B थे और ये 7A और 7B थे, मतलब 10 एप्पल की 10 बनाना और 7 एप्पल की 7 बनाना। ये तो आपने बता दिया कि इसको फर्स्ट रैंक मिलेगी और इसको सेकंड मिलेगी, क्योंकि हम दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल और बनाना। तो फर्स्ट बंडल को प्रेफरेंस मिलेगी किससे, सेकंड बंडल के कंपेयर में। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन इसमें मिल रही है। लेकिन अब ये वाला एग्जांपल आ गया कि 10 एप्पल की 7 बनाना की, 9 एप्पल की 7 बनाना की। तो आपको पता है कि देखो बनाना बनाना तो सेम है, लेकिन फर्स्ट रैंक इसको क्यों दी, क्योंकि 10 एप्पल है। एक एप्पल ज़्यादा होने से इसका मतलब चाहे एक कमोडिटी ज़्यादा भी आ जाए कॉम्बिनेशन में, आपको वो हायर सेटिस्फेक्शन ही देगी। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, एक और कर्व मिल सकता है, ठीक है। आपको पता है ना, आप चाहे वो कैसे भी मिले, आपको पता है कि अगर बनाना से रिलेटेड 7 है, लेकिन वो एक तरीके से क्या होगा, आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ही देगा। लेकिन सीधी सी बात है, कर्व इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। पर यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि एज कंजम्पशन इंक्रीजेज टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब कमोडिटी बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है। फॉर इंस्टेंस ए कंज्यूमर प्रेफरेंसेज आर मोनोटोनिक ओनली when between any two bundles he prefer the bundle which has more of at least one of the goods। यहाँ पे आ गया ना, एटलीस्ट। आपको पता है कि बनाना बनाना सेम थे, लेकिन एप्पल का एक यूनिट चाहे एक्स्ट्रा भी हो तब भी वो फर्स्ट रैंक आपको दिला देता है, यानी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दिला देता है। एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स एज कम्पेयर टू अदर बंडल। तो बोल रहा है कि चाहे एक यूनिट भी ज़्यादा हो, एक तरीके से सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा दे देती है। तो आपने ये पर्टिकुलर समझा। अब आप इंडिफरेंस मैप की बात करोगे तो जनरली क्या है, आपको पता है कि एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में हमने क्या कर दिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन देख लिए, ठीक है। देखो ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, तो एक तरीके से क्या दे रहा है वो, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सॉरी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। लेकिन एक ही डायग्राम पे आपने अलग अलग कर्व बना दिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सारे कर्व्स की फैमिली हो गई इंडिफरेंस मैप। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके जितने भी इंडिफरेंस कर्व बने उन सबको अगर हमने एक ही डायग्राम पे प्रेजेंट किया तो वो क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। यहाँ पे आप इसको सेट भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेज ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ द टू गुड्स। तो आपको क्या बोल रखा है कि जो भी एक बंडल था दो गुड्स का, जैसे ये आईसी, इसमें क्या है आपको पता है कि जैसे ये मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे हमने एप्पल बोला था, यहाँ पे हमने क्या बोला था, बनाना से रिलेटेड बोला था, ठीक है। या टी कॉफ़ी जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो एक ये आईसी कर्व मिल गया, इसी तरीके से बोल दिया कि ये आईसी कर्व मिल गया। तो देखो बोल रहा है एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक। तो ये बोला इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये सेम लेवल दे रहा है, लेकिन ये हायर देगा, आपको पता है। हावर एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। तो याद रखना, जब एक इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं और इसमें पॉइंट होते हैं अलग अलग, तो वो सेम लेवल सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन अगर एक और नया कर्व बन जाता है जो ऊपर होता है तो वो हायर देगा, और जो इसके नीचे होगा वो क्या देगा, लोअर। तो ये हायर दे रहा है और ये लोअर दे रहा है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, उसमें भी देखेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ या अजम्पशंस का पार्ट है ना, उसमें भी कवर करेंगे। इट मीन्स इन्फिनिट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स कैन बी ड्रॉन। मतलब एक डायग्राम पे कितने भी कर्व ड्रॉन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया
तो ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये वाला पार्ट आपका बाद में काम आ जाएगा कि देखो OP और OR ये कहाँ पे है, IC1 पे है, यहाँ पे जहाँ पे A मिल रहा है। लेकिन आपको पता है कि IC2 इससे ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देता है और IC3 उससे ग्रेटर देता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये A B पॉइंट है और ये C पॉइंट होता तो मैं क्या बोलता एक तरीके से, ये ज़्यादा एक तरीके से सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के दे रहा है IC3। और यहाँ पे मैंने सपोज करो T पॉइंट बोल दिया, तो OT किसकी, X की, और OP किसकी, Y की कंज्यूम करते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखो क्या है कि पर्टिकुलर ये पिक ली हुई है तो एक तरीके से हल्की सी ब्लर ब्लर आपको दिखेगी, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू भी हो सकता है आपके लिए। या अगर आप इसको क्या करोगे, अच्छी फ्रीक्वेंसी में देखोगे तो आपको पूरा पार्ट दिख जाएगा, नहीं तो PDF में कवर करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा ये IC1 है, सीधी सी बात है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये हायर लेवल देगा। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, IC1 पे A पॉइंट बना रखा है और IC2 पे B पॉइंट बना रखा है। अब खुद ही दिमाग लगाओ कि यही तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अगर यहाँ पे इसने C पॉइंट बनाया होता तो मैं क्या बोलता, ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता। तो जब आप ये पढ़ के देखोगे नीचे, क्योंकि देखो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा कवर कर रखे हैं ताकि आप इसको पढ़ सको, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस क्या समझने के लिए। आपको पता है कि हायर इंडिफरेंस कर क्या देता है, हायर सेटिस्फेक्शन देता है, तो वो तो वैसे भी मैंने अजम्पशन में कवर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको बताना पड़ता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो एक बार ज़रूर देखना। फिर इसके बाद आ गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखिए अब मीनिंग आप समझ जाओगे, सीधी सी बात है। अभी आपने ऊपर भी समझा, तो क्या एक एक्स्ट्रा एप्पल की यूनिट पाने के लिए बनाना की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, और आपको पता है कि जो बनाना की सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिमाग लगाइए कि अगर आप एप्पल को कंज्यूम करोगे तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ी सी चोर टेक्निक तो अपनानी पड़ती है। चोर टेक्निक मतलब क्या हो गया, पिछली अप्रोच को तो देखना ही पड़ेगा। तो पिछली अप्रोच का मतलब क्या हुआ, आपको कार्डिनल अप्रोच तो देखनी पड़ेगी, और कार्डिनल में लॉ ऑफ DMU देख लो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे एक और यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उसके लिए जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, यूटिलिटी कम होती जाती है। क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन कम नहीं, सीधी सी बात है, सेटिस्फेक्शन होता जाता है तो उसकी नीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और दूसरे की नीड बढ़ती जाती है। क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके से सेटिस्फाई हो गया है, क्योंकि हमने एक के बाद 2 यूनिट 3 यूनिट, तो यहाँ पे हमें एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है। और हमें पता है कि जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम A के साथ B को भी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम B की अब क्या कर रहे हैं, कम छोड़ने की कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें A में एक तरीके से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल गया है, तो हम B की तरफ बढ़ेंगे, B की डिजायर हो जाएगी और B की इच्छा बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आप yippee बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी मैगी की इच्छा बढ़ती जाएगी, तो आप मैगी की कम यूनिट छोड़ोगे, यही पार्ट। तो A की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपने B की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, चेंज इन B अपॉन चेंज इन A, या चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। याद रखना, X की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए Y की कितनी यूनिट छोड़ी, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, याद रख लेना। और ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आप दूसरी कमोडिटी की यूनिट छोड़ रहे हो, तो माइनस में ही जाएगी, ठीक। तो याद रखना नेगेटिव है। एक बार मैं पर्टिकुलर आपको टेबल के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये P कॉम्बिनेशन QRST बताया था मैंने आपको। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एप्पल की और 15 बनाना की है। जब इसका नीचे पॉइंट भी पढ़ोगे ना टेबल का, या आपने जो कर्व बनाया उससे रिलेटेड, तो उसमें यही बोलेगा कि एप्पल की एक तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिजायर थी, क्योंकि आप जनरली देखो क्या कर रहे हो, एक एप्पल शुरू में कंज्यूम कर रहे हो और बनाना की 15 यूनिट है, ठीक है। तो देखो शुरू में MRS का पार्ट नहीं दे रखा, डैश दे रखा है, लेकिन जैसे ही आपने एक बढ़ाई तो आपने बनाना की कितनी छोड़ दी, 5 यूनिट छोड़ दी। इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल को आप बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, शुरू में एप्पल को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि भाई एक एप्पल खाने के लिए आपने क्या कर दिया, 5 बनाना की यूनिट छोड़ दी, तो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे 16 यूनिट और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए एक ही आपने 5B छोड़ दिए, 5 बनाना। उसी तरीके से आपने जैसे 2 से 3 कंज्यूम करे, यानी एक और एक्स्ट्रा एप्पल कंज्यूम करा, तो आपने 4 यूनिट छोड़ दी। अब देखिए पहले 5 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हो, 4, ये दे रखा है ना। इसी तरीके से एक और एक्स्ट्रा, तो अब 3 हो गया, फिर एक और एक्स्ट्रा तो 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लग गया लॉ ऑफ DMU। क्या लग गया, लॉ ऑफ DMU, कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, तो उस केस में इसकी इच्छा कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके से आपने सेटिस्फेक्शन पा लिया है और आप इसकी तरफ बढ़ जाओगे, तो आप इसकी कम सेक्रीफाइस करने की कोशिश करोगे, किसकी, बनाना की। तभी देखो 5 के बाद 4, 4 के बाद आपने 3 छोड़े, फिर आपने 2 छोड़े। अब देखिए कि देखो कॉम्बिनेशन तो क्या है, चाहे अलग अलग ही हो, कहने का मतलब टोटल में अलग अलग हो, लेकिन वैसे सेम है। P = Q, Q = R, R = S, S = T, मतलब P = T भी बोल सकते हो, R = P भी बोल सकते हो, कैसे भी बोलो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ समझ गए डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, MRS के डिमिनिश होने के कारण वो क्या बनता है,
कॉन्वेक्स बनता है। एक आपने वो सुना होगा पीपीसी, पीपीसी में जनरली कैसे बनता है, कॉनकेव बनता है। क्या बनता है, कॉनकेव क्यों बनता है, क्योंकि जनरली क्या होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो वो जनरली क्या करता है, मान लो वीट और गन, क्या कर रहा है, वीट और गन प्रोड्यूस कर रहा है, ये मान लो कॉम्बिनेशन, तो वो क्या कर रहा है, वीट की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए गन की कितनी छोड़ रहा है, तो गन पे जो भी लेबर या फैक्टर प्रोडक्शन लग रहा है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वीट बनाने के लिए काम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब गन के बहुत ज़्यादा लेबर है ना वीट की तरफ जा रहे हैं, तो गन का प्रोडक्शन देखना एक तरीके से कम होता जाएगा, यानी गन की ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके एक तरीके से वीट की क्वांटिटी या क्विंटल्स जो भी हम बोलेंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो वीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको गन को ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें एक तरीके से ज़्यादा होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, ऐसे यानी वहाँ आप ज़्यादा छोड़ रहे हो तब जाके वो कैसे बनेगा, एक तरीके से कॉनकेव। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कम छोड़ रहे हो, तभी इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग, याद रख लेना। तो कभी कंफ्यूज मत होना पीपीसी में, नहीं तो मैं प्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो यही दे रखा है, ये बोल रहा है कि, एक मिनट थोड़ा ऊपर तो कर लूँ पहले, ये वाला पार्ट आ गया। देखिए इसमें यही बोल रहा है कि रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एमआरएस का मतलब वो रेट जिसमें एक कमोडिटी को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी कमोडिटी के लिए, तो दूसरी कमोडिटी का जितना भी छोड़ा वो पहली कमोडिटी को एक तरीके से क्या कर देगा, सेट ऑफ कर देगा, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि एप्पल और बनाना, ये बोल रहा है एमआरएस ऑफ ए फॉर बी, मतलब एमआरएस ऑफ एप्पल फॉर बनाना will be number of unit of banana that consumer is willing to sacrifice for an additional unit of apple। यही तो हो गया। तो यहाँ पे a की जगह x भी बोल सकते हो और b की जगह y भी बोल सकते हो, क्योंकि जनरली यही आता है आपका, कभी कभी टर्म जो आती है वो यही आती है फॉर्मूला की। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन x प्लस में होगा और ये क्या होगा, माइनस में होगा, ऊपर वाली टर्म क्या होगी, माइनस में होगी। याद रख लेना, क्योंकि ऊपर सेक्रीफाइस की पार्ट बता रहा है और नीचे गेन का पार्ट बता रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ अ रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप बनानास फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल, ये बताया। इट मीन्स एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि आप देखिए कि जो आपने कर्व देखा ये वाला, यहाँ पे आप देखिए, देखो 5 बनाना की छोड़ रहा है 0 से 1 पाने के लिए, एक तरीके से बोल रहा है, ठीक है, और 1 से 2 पर्टिकुलर ये बोल रहा है, नहीं यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 छोड़ रहा है। आपको बताया कि 1 और 15 कंज्यूम कर रहे थे, 1 से 2 पाने के लिए 5 छोड़ रहा है, 2 से 3 पाने के लिए 4 छोड़ रहा है, 3 से 4 पाने के लिए 3 छोड़ रहा है, ठीक है, और 4 से 5 पाने के लिए 2 छोड़ रहा है। इस तरीके से पर्टिकुलर वो पार्ट छोड़ रहा है। थोड़ा सा इसमें क्या है, गलत बन भी गया हो तो कोई बात नहीं, आप जनरली कर्व बना के देखना तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से 2 आने के लिए क्या कर रहा है, 5 छोड़ रहा है। तो यही तो पार्ट है, इसमें है क्या। तो ये बोल रहा है कि एमआरएस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो जनरली क्या बताएगा, सेक्रीफाइस पार्ट को बताएगा, तो हमेशा उसकी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। हाउएवर फॉर एनालिसिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एमआरएस इज ऑलवेज कंसिडर्ड, तो बोल रहा है लेकिन एनालिसिस के लिए एमआरएस की आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करोगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस ए बी इज एक्सप्लेन थ्रू बिलो टेबल एंड फिगर, ये मैंने आपको जनरली टेबल बता दिया, और पर्टिकुलर फिगर आप बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। जब भी आप देखोगे कि पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट जो भी जा रहा है, तो ये स्लोप के पार्ट को डिनोट करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आई सी, ये भी क्या है, स्लोप है, जो कि आपको क्या बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक तरीके से कम हुई है, किसकी वजह से, थोड़ा सा मैं एक बार ऊपर कर दूँ। अब देखिए ये पर्टिकुलर कम हुई है किसकी वजह से, यहाँ से यहाँ तक बढ़ने की वजह से। तो 15 से 10 हुई है 1 से 2 आने के लिए, तो 1 यूनिट का गेन, दूसरी यूनिट का सेक्रीफाइस, सिंपल पार्ट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल ये बता रखा है प्रोपोर्शन की 1 यूनिट एप्पल के लिए 5 यूनिट छोड़ी, 1 के लिए 4 छोड़ी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट वाला कॉम्बिनेशन जो टी था उसके लिए 1 एप्पल के लिए 2 बनाना छोड़े। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, एमआरएस ऑफ एप्पल फॉर बनाना इज डिमिनिशिंग, एमआरएस ऑफ एक्स फॉर वाई इज डिमिनिशिंग, या एमआरएस ऑफ ए फॉर बी इज डिमिनिशिंग। अब ये बोल रहा है कि एमआरएस डिमिनिश क्यों है, मैंने आपको बताया रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न देखो, मैंने आपको बार बार बोला था कि अगर आप एप्पल को बार बार कंज्यूम करोगे तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई हो जाएगा, जनरली यही बोल रहा है आपको। फिर ये यही बोल रहा है एग्जांपल देके कि देखो एप्पल और बनाना है, तो मान लीजिए कि शुरू का कॉम्बिनेशन था पी वाला, जिसमें 1 एप्पल की थी और बनाना की कितनी थी, 15 थी। तो ये बोल रहा है कि एप्पल इज़ रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन बनानास। क्यों, क्योंकि उस वक्त क्या कर रहा है कंज्यूमर, एप्पल को ज़्यादा एक तरीके से कंज्यूम करने ही कर रहा है शुरू में। ड्यू टू दिस द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप मोर बनानास, इसलिए वो बनाना को ज़्यादा छोड़ना चाहता है एक एडिशनल एप्पल के लिए, क्योंकि एप्पल के लिए उसकी इच्छा बहुत है शुरू में। बट एस ही कंज्यूम्स मोर एंड मोर एप्पल, तो लॉ ऑफ डीम्यो अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया,
यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो एप्पल के लिए एक तरीके से हम बोलेंगे डिज़ायर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल्स कीप्स ऑन डिक्लाइन, एज ए रिजल्ट ही इज़ विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ बनानास फॉर ईच एप्पल। तो इसका मतलब क्या है, हर एप्पल के लिए वो दूसरी यूनिट को कम छोड़ने के लिए तैयार रहेगा। हमारे केस में क्या है, बनाना। बस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा है, तो देखो इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये कितनी बार बताऊँ, सेम यही पॉइंट बोल रखा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बोले तो क्या बोलोगे, डिमिनिशिंग एमआरएस। और डिमिनिशिंग एमआरएस का बताना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। तो ऊपर टेबल में ये बोल रखा है कि जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल की यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाते जाओगे, 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो आप बनाना की क्या करोगे, लेस एंड लेस सेक्रीफाइस करने की कोशिश करोगे। उस वजह से क्या बनेगा, वो कॉन्वेक्स बनेगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट एमआरएस इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जो डिमिनिशिंग एमआरएस है वही आपको क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो याद रख लेना, जब भी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बोलूँ तो क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, अगर आपको ध्यान रखना है तो, या चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, कैसे भी याद रखिए। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि जैसे आप जैसे ही एक एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते जाते हो तो दूसरी यूनिट ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, उसको लेस एंड लेस सेक्रीफाइस कर रहे हो। जब भी लेस एंड लेस करोगे तो अंदर एक तरीके से जाता हुआ बनेगा, और जब ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो वो तो पीपीसी का पार्ट बनेगा। उससे हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। लेकिन वो क्या है, पीपीसी में सीखते हो आप, है ना। अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ए की भी 1 यूनिट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है एक्स्ट्रा, और बी के भी क्या कर रहा है, मान लो 5 यूनिट गेन कर रहा है, 2 की क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और इसकी भी क्या कर रहा है, 6 यूनिट गेन कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो गलत हो जाएगा। पर सेक्रीफाइस में भी क्या बोल रहा है कि देखो मान लो कि ए की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए बी की जैसे क्या कर रहा है, 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे में क्या था, जैसे ही एक और एक्स्ट्रा यूनिट ले रहा है ए की, तो बी की क्या करता 4, पर आप क्या करोगे, अगर 6 करोगे, फिर एक और एक्स्ट्रा के लिए आप क्या करोगे, 6 से कम नहीं करोगे और बढ़ा दोगे 7। तो इसका मतलब क्या, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कर्व कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिफरेंस कर्व अप्लाई नहीं होगा, फिर वो एक्सेप्शन हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व का। अब आपको बोल रखा है तीसरा, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नॉर्मल पार्ट है तो आपको बताइए, और एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, 2 इसमें और चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व क्यों हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि आपको मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर 9 एप्पल की यूनिट है और 7 बनाना की है, ये आपको पता है। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 10 एप्पल की और 7 बनाना की, ये आ गया। तो आपको पता है कि ये आपको ज़्यादा ही देगा इसके कंपैरिजन में। तो अगर आपको 2 कर्व दिख रहे हैं या 3 कर्व दिख रहे हैं, तो आपका जो सबसे ऊपर वाला कर्व है वो आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब IC3 किसके कंपैरिजन में, IC2 के कंपैरिजन में। वैसे IC1 क्या करेगा, एक तरीके से कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो हम बोल सकते हैं कि IC2 IC1 से ज़्यादा दे रहा है और IC3 IC2 से ज़्यादा दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली IC3 ही ज़्यादा देगा, सीधी सी बात है। तो इस एग्जाम्पल में जनरली क्या है, IC2 तक का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है अगर आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है कि IC1 पे क्या है, इस A पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आप ORX की और OPY की कंज्यूम करोगे और आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप IC2 कर्व पे पहुँच गए, क्योंकि क्या पता आपकी इनकम का लेवल बढ़ जाए या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप अगले लेवल पे पहुंच गए, तो ये बोल रहा है कि आप OSX की कंज्यूम करोगे और OPY की कंज्यूम करोगे, तब जाके ये आएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर सपोज करो कि B पे ही, यानी इसी IC2 पे यहाँ होता पॉइंट, क्या होता, यहाँ होता, और तो फिर मैं क्या बोलता, यहाँ पे मान लो कि आप क्या करते, OP डैश या कुछ भी बना लेते, तो क्या बोलते, OP डैश और OR, ये एक तरीके से क्या दे रहे हैं, ये सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने D पॉइंट लिख दिया था, क्या लिख दिया था, D। अब मान लो कि देखो, एक बार मैं हटा देता हूँ, इधर मैंने बोला कि D पॉइंट, तो देखो ये D पॉइंट और ये B पॉइंट, ये दोनों तो सेम ही है ना, क्योंकि आपको पता है कि सेम ही कर्व पे बन रहे हैं। तो चाहे B हो चाहे D हो, B इक्वल टू D होगा, लेकिन A इक्वल टू B नहीं होगा, क्योंकि वो गैप क्या है, अलग अलग है, क्योंकि IC2 क्या है, हायर है, तो A इक्वल टू B नहीं हो सकता। और एक और चीज़, ये पॉइंट तो आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये मैंने ऊपर पॉइंट लिखवाया हुआ है ना, ये जो भी लिखवाए हैं मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो मेरे को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के करवाए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ईच IC इन द इंडिफरेंस मैप इंडिकेट्स ए डिफरेंट प्रेफरेंस सेट ऑफ द कंज्यूमर एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ए डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम। अब देखो सोचिए कि हायर इंडिफरेंस कर्व कब मिलेगा, जब इनकम का लेवल बढ़ जाएगा, जनरली यही तो होगा। जब इनकम का लेवल बढ़ जाएगा, या प्राइस इफेक्ट का फ़र्क पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना, इंडिफरेंस कर्व में प्राइस इफेक्ट देखा जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट देखा जाता है, जबकि कार्डिनल अप्रोच में नहीं देखा जाता। ये भी एग्जाम में आ चुका है।
तो जब भी हम क्या बोलेंगे कि अजम्पशंस देखेंगे इंडिफरेंस कर्व की, उसके हिसाब से तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा पार्ट लिया जाता है जनरली मेन। अगर हम अजम्पशन देखें तो इसमें प्राइस इफेक्ट का पार्ट देखा जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट का पार्ट देखा जाता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई, अगर मान लो प्राइस कम हो गई तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे थे IC1 पे, अब आप IC2 पे चले आओगे, फिर आप IC3 पे चले आओगे। इस तरीके से आपको पार्ट बोल रखा है। और एक और चीज़ देखो याद रखना कि जो ये IC कर्व है जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये कर्व बन रहा है तो जरूरी नहीं कि ये इक्वल बन रहा हो, ठीक है। अभी तो जैसे मैंने इक्वल बनाया, अब इसको हटा देता हूँ, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन टच नहीं करेगा एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, न तो टच करेगा, देखो IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक और चीज़ याद रख लेना कि जब आप इसको बनाते हो तो देखो न तो ये एक्स एक्सिस को भी टच करता है और न ये वाई एक्सिस को भी टच करता है। ये भी चाहे लिख लेना तो लिख लेना, या आपको याद रहना चाहिए। तो या ये तो एक दूसरे को भी टच नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, और एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का तो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, लेकिन याद रखना कि ये टच भी नहीं करेंगे एक दूसरे से, थोड़ा क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे, दूर दूर ही होंगे। अब देखो ये बोल रहा है कि इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसको आप समझोगे किसके थ्रू, सबसे पहले कर्व के थ्रू, फिर जाके मैं ऊपर का पॉइंट पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कर्व बना हुआ है, आप देखिए कि देखो एक तो है आपका IC1। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा या पर्टिकुलर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो PDF देखना, तब तक मैं बोल के बता देता हूँ। A=C है, याद रखना, किस पे, IC1 पे। ये I1 दे रखा लिखा हुआ, यानी IC1 है। और इंडिफरेंस कर्व 2 पे क्या है आपका, A=B है। समझ गए, देखो ये A=C और यहाँ पे क्या है, A=B, ये पॉइंट है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, देखो A=C हो गया और A=B हो गया, तो अगर मैं A की वैल्यू B को यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, B=C हो जाएगा या C=B हो जाएगा, जबकि यहाँ तो गैप आ रहा है। तो कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि A कोई बीच का या कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का, क्योंकि कभी भी वो इक्वल होगा ही नहीं। अब बताओ C=B हो पाए क्या, नहीं हो पाए, वो इक्वल हो ही नहीं पाए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ऊपर यही बोल रखा है लाइन, एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि आपको पता है कि ये B की ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और C की कम, पिछले वाले पार्ट में ही देखा। जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, A=C और यहाँ पे क्या बोल दिया, A=B। तो इसका मतलब क्या हुआ, A कॉमन है तो यहाँ पे C=B होगा, जबकि ऐसा है ही नहीं। C बल्कि क्या कर रहा है, कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है और B ज़्यादा दे रहा है। इस केस में तो आपको देखने से ही पता चल रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। इट मीन्स ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस मैप। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पे सिर्फ एक इंडिफरेंस कर्व बनेगा और अगले पे क्या होगा, वो अलग होगा, वो इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम पॉइंट A एंड C ऑन IC1 विल बी द सेम। यहाँ पे क्या बोल रखा है, सबसे पहले IC1 का पार्ट जो आपको मैंने बताया, फिर बोल रहा है सिमिलर पॉइंट A एंड B ऑन IC2, सिमिलर A एंड B, और यहाँ पे देखो A एंड C ये बोल दिया। इट मीन्स पॉइंट C एंड B शुड ऑल्सो गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये बोल दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, एज C एंड B लाइज ऑन द टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व IC1 and IC2 respectively and represents different level of satisfaction. Therefore, two indifference curve cannot intersect each other. तो आपको पता है कि जब दो इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग बने हुए हैं तो C=B हो ही नहीं सकते। तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे इक्वल होते हैं, अलग अलग पे नहीं होते हैं। वो तो हायर ही होंगे या लोअर होंगे, नॉर्मल पार्ट है। अब आपको अजम्पशंस दे रखी है इंडिफरेंस कर्व की, फिर देखेंगे बजट लाइन, फिर देखेंगे इक्विलिब्रियम का पार्ट। देखिए सबसे पहले अजम्पशन नॉर्मल सी है, क्योंकि आपको पता है कि एक कर्व बना रहे तो कर्व में क्या बताया मैंने, एक तो यहाँ पे कमोडिटी होगी A और एक यहाँ पे B होगी। तो बोल रहा है कंज्यूमर के पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब इनकम जो है फिक्स है, उसमें क्या करेगा, वो दो गुड्स पे उसको खर्च करनी ही करेगा। और प्राइसेस गुड्स की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। नॉन सेटाइटी का मतलब क्या होता है, ये माना जाता है कि कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाइड नहीं होता कमोडिटी के साथ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कमोडिटी नहीं दे दी जाती है। इसका मतलब एक तरीके से उसकी इच्छाएं तो हमेशा रहती है, कभी भी उसका सेटाइटी का पॉइंट नहीं आता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ए कंज्यूमर डज नॉट रीच ए स्टेट ऑफ सैचुरेशन। देखो आ गया ना कि वो सैचुरेशन के पॉइंट तक नहीं पहुंचता। थस ए कंज्यूमर टेंड टू प्रेफर लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ओवर स्मॉलर, जो कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का पार्ट हो गया। तो आपको पता है कि अगर ये कर्व बना और इसकी इनकम बढ़ गई तो ये कर्व बना। ये जो कर्व है, जो ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये वाला कर्व, ये जनरली क्या करेगा, हायर सेटिस्फेक्शन देगा, और ये क्या देगा, उससे कम देगा, लोअर देगा। कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ कमोडिटी, दैट इज ही ऑलवेज ट्राई टू मूव टू हायर इंडिफरेंस कर्व टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन। फिर आपको थर्ड बोल दिया, ये थोड़ा सा आपका सही भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये बोल रहा है ट्रांजिटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस। इसका मतलब क्या है,
देखो सीधी सी बात है कि जैसे अपन बोलते हैं ना पारदर्शिता बोलते हैं, वैसे हम ट्रांजिटिविटी मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप एक जगह जा रहे हो पर्टिकुलर, तो ए से बी जगह पे, ठीक है, और बी से सी पे, तो आप पर्टिकुलर एक ट्रांजिटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ए से बी, बी से सी, ये नहीं कि सीधा जंप कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि ए से सी एक तरीके से कुछ ना कुछ रिलेटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे बोल रहा है कि मान लो ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये सी कर्व है, ये बी है और ये ए है, समझ गए। तो आपको पता है कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सी से ज़्यादा बी को, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज़ ग्रेटर देन सी। और इसी तरीके से देखो बी से ज़्यादा क्या ए, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली ए किससे ग्रेटर हो जाएगा, सी से। तो ऑटोमेटिकली क्या बोल सकते हो, ए इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि आपको पता है कि बी इज़ ग्रेटर देन सी है, लेकिन ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ए सबसे बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, तो ए ऑटोमेटिकली सी से भी बड़ा होगा। तो ये हो गई ट्रांजिटिव अप्रोच। तो ये बोल रहा है कि इसमें इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है, जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, तो उस केस में हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जो लोअर वाला है ना, वो सबसे हायर वाले से बहुत ही कम होगा, वो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे बोल रखा है इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर चॉइस इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, दिस इम्प्लाई दैट इफ़ ए कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी एंड बी टू सी, तो कंज्यूमर वुड प्रेफर ए टू सी एज वेल, ठीक है। तो नॉर्मल जो मैंने अभी आपको बताया उसी टाइप का था। ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर कंसिडर्ड ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू सी भी होगा। अगर वो ए इज इक्वल टू बी बोल रहा है और बी इज इक्वल टू सी बोल रहा है, तो ए इज इक्वल टू सी भी होगा। तो ये एक ट्रांजिटिव अप्रोच हो गई। ऑन द अदर हैंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस इम्प्लाई दैट इफ ए कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी एट वन टाइम पीरियड, ही शी डज नॉट प्रेफर बी टू ए इन अनदर टाइम पीरियड। इसका मतलब अगर वो क्या बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूँ बी से अगर आप ए को प्रेफर कर रहे हो, तो ये नहीं कि फिर वो ए से बी को प्रेफर करेगा। बी से अगर आप ए को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो ये नहीं कि फिर आप ए से बी को। एट ए टाइम पीरियड पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हो तो उसी को प्रेफर करोगे, ये नहीं कि फिर आप नीचे आना चाहोगे। यानी अगर आपका ये कर्व बन गया, तो आप अगर इसको प्रेफर कर रहे हो, तो ये नहीं बाद में बोलोगे कि नहीं यार मैं तो इसको प्रेफर कर रहा हूँ, फिर बाद में बोलोगे इसको प्रेफर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आप इसको ही प्रेफर करते रहोगे, ठीक। और ये बोल रहा है और इवन डज नॉट कंसिडर्ड ए एंड बी एस इक्वल। और कभी भी फिर आप क्या बोलोगे, एक तरीके से आपको पता है कि अगर आपने इसको हायर पार्ट बोल दिया, तो इसको इसके इक्वल नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने उस टाइम पीरियड पे क्या बोल दिया कि ये मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और ये कम दे रहा है, तो आप इसी को मानोगे, ये बोल रहा है। इसे हम बोलेंगे एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस। कभी भी आप एक तरीके से भटकोगे नहीं अपनी चॉइस से, और वही चॉइस रखोगे। फिर आपको बोल रखा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। जनरली आपको पता है कि ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ, आप क्वांटिटेटिव टर्म में इसको मेजर नहीं कर सकते हो, क्वांटिटेटिव में आप क्वालिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको हमने क्या बताया, यूटिलिटी एक तरीके से क्या है, क्या बताया था, सब्जेक्टिव अप्रोच है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो इसके हिसाब से आप क्या करते हो, रैंक देते हो। तो जब भी आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलेगा, तो इसका मतलब क्या है, आप रैंक दे रहे हो किसके अकॉर्डिंग, प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, किसके हिसाब से, बंडल ऑफ गुड्स के हिसाब से। फोर्थ आ गया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि डिमिनिश होता है, जो मैंने आपको बताया किसकी वजह से होता है, एक तरीके से लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से होता है। इस डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से ही क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और लास्ट पार्ट जो कि आप बार बार पढ़ते रहते हो, कि जब भी हम रैंक की बात करते हैं, तो देखो कंज्यूमर क्या कर रहा है, दिमाग लगा के पर्टिकुलर गुड्स को रैंक दे रहा है। तो हमेशा माना जाता है कि कंज्यूमर क्या होता है, रैशनल होता है। लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों के बहकावे में आके भी क्या करता है, पर्टिकुलर गुड्स कंज्यूम कर सकता है, या डेमोन्स्ट्रेशन मैंने बताया, या ऐड देख के भी भटक सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या माना जाता है कि कंज्यूमर रैशनल है, वो अपनी इनकम को सही ढंग से यूज़ करना चाहता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो इसका मतलब वो अपनी इनकम को सही ढंग से यूटिलाइज करेगा, इसलिए उसको रैशनल माना गया है। अब आपकी कौन सी लाइन दे रखी है, बजट और प्राइस लाइन। इसका पार्ट भी आपका 10 से 15 मिनट का होगा। फिर बाकी लास्ट में जो बचेगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बचेगा, उसमें इतना ज़्यादा पार्ट पर्टिकुलर टिपिकल नहीं है। देखिए ये बोल रहा है कि जिसको बजट लाइन या प्राइस लाइन या इनकम लाइन भी बोल सकते हैं। और ये बोल रहा है कि जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थ्योरी को समझोगे, तो उससे पहले आपको बजट या प्राइस लाइन को समझना जरूरी है, नहीं तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं समझ पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इट रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद ए गिवन मनी इनकम एंड अज्यूम्ड प्राइस ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने एक्स गुड की प्राइस बोली कि कितनी है, 2 रुपये, और वाई गुड्स की बोली 1 रुपये है, तो वही रहेगी। अगर आपने बोले कि आपके पास इनकम कितनी है, 10,000 है, तो उस 10,000 रुपीज़ को, 10,000 मनी इनकम को कैसे आप पर्टिकुलर एक्स गुड और वाई गुड्स के साथ यूज़ करोगे और कैसे कंज्यूम करोगे, ताकि एक आपको लाइन मिल जाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। इसके थ्रू ही आपको क्या पता चलती है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, जिसको आप बोलते हो पी एक्स अपॉन पी वाई। क्या बोलते हो, पी एक्स अपॉन पी वाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।
आप यहाँ रख लेना, देखो यहाँ पे डॉलर में है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको 60 रुपीज़ समझ के कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। एक कंज्यूमर है, उसकी वीकली इनकम कितनी है, $60। ही परचेज ओनली 2 गुड्स, पैकेट ऑफ बिस्किट एंड पैकेट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी को हमने एक्स दिया है और बिस्किट को हमने क्या दिया, वाई दिया है। आपकी मर्जी थी कैसे भी देते, लेकिन अगर आपने एक बार एक्स और वाई दे दिया तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी को एक्स दे दिया और बिस्किट को क्या दे दिया, वाई दे दिया। बिस्किट की प्राइस रखी है कितनी, $6, और कॉफ़ी की प्राइस क्या है पैकेट की, $12। तो बिस्किट के पैकेट की प्राइस $6 और कॉफ़ी के पैकेट की प्राइस कितनी है, $12। गिवन द अज्यूम्ड इनकम एंड द प्राइस ऑफ 2 गुड्स, तो ये बोल रहा है कि जो हमने अज्यूम इनकम मानी और जो हमने प्राइस मानी, द कंज्यूमर कैन परचेज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और मार्केट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वीकली। मतलब हमको जो इनकम दे रखी है और जो प्राइसेस दे रखी है उसके हिसाब से बोल रहा है कि देखो कंज्यूमर ये खरीद सकता है। अब तुम खुद ही सोचो, देखो मैं आपको बोल देता हूँ कि सपोज करो अगर वो बिस्किट की सारी यूनिट खरीदता तो कितनी खरीदता, $60 है उसके पास और $6 की एक बिस्किट का पैकेट, तो इसका मतलब 10 पैकेट, 10 पैकेट। और अगर कॉफ़ी के वो खरीदता तो कितने खरीद पाता, $12 का एक पैकेट, $60 है तो 5 पैकेट। समझ गए। तो आप देख सकते हो, देखो बिस्किट के मैंने कितने बोले, 10 पैकेट्स, और अगर मैंने कॉफ़ी के बोले तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 5 पैकेट। तो अगर बिस्किट के 10 पैकेट खरीदे तो इसके 0 खरीदेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर कॉफ़ी के पैकेट की बात कर रहे हो और $12 का एक है तो 12 इंटू 1, बाकी कितने बचे, $48। और आपको पता है कि $6 की एक प्राइस है बिस्किट की, तो 8 यूनिट, तो 1 यूनिट इसकी, 8 यूनिट इसकी, 2 यूनिट इसकी, 6 यूनिट इसकी। तो आप सोचो देखो कितने सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं एक तरीके से, देखो कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी चेंज कितना हो रहा है आप सोचिए। देखिए 1 यूनिट, ये 2, ये 1 यूनिट, ये पर्टिकुलर 2, और एक बार आप देखिए $12 और $6 देखिए, 12/6 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 2/1 क्या आ रहा है, 2/1 आ रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये 12 किसकी प्राइस थी, आपको पता है कॉफ़ी की प्राइस थी, किसकी थी, और $6 किसकी प्राइस थी, बिस्किट की प्राइस थी। ऊपर देख लो चाहे एक बार, ये देखिए $12 कॉफ़ी की और $6 किसकी है, आपकी बिस्किट की है। तो 12/6 करोगे 12/6, तो इसका मतलब क्या हो गया, PX/PY, PX/PY, क्योंकि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो यहाँ पे ये बोल रखा है, एक बार मैं बता देता हूँ नीचे सारी लाइनें क्या लिखी हुई है। देखिए अभी मैंने बोला था कि आपको कि यही पार्ट बोल रखा है कि अगर सारा अमाउंट यानी $60 की पूरी इनकम बिस्किट खरीदने पे खर्च कर लेते हो तो 10 पैकेट्स आ जाएंगे। और अगर, क्योंकि देखो आपको ये बोल रखा है कि मार्केट बास्केट ए इन द टेबल शो दैट इफ द होल अमाउंट ऑफ $60 इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ बिस्किट देन द कंज्यूमर बाय 10 पैकेट ऑफ बिस्किट एट ए प्राइस ऑफ $6 ईच एंड नथिंग इज लेफ्ट टू परचेज कॉफ़ी, ये बोल दिया। उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला कि मार्केट बास्केट जो एफ है वो क्या शो कर रही है, अदर एक्सट्रीम, इफ़ द कंज्यूमर स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ $60 ऑन द परचेज ऑफ कॉफ़ी, तो मैक्सिमम 5 पैकेट कॉफ़ी के खरीद पाएगा, क्योंकि $12 का एक पैकेट है कॉफ़ी का और उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पैकेट कॉफ़ी के और 0 पैकेट किसका हो गया, बिस्किट का। और ऊपर क्या हो गया, अगर 10 पैकेट बिस्किट के तो 0 पैकेट कॉफ़ी के हो गए। अगर आपको कभी भी दिक्कत हो रही है, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर आपको पता चला 0 और 10, तो ये 10 बिस्किट के, 0 कॉफ़ी के, 5 कॉफ़ी के पैकेट और ये 0 बिस्किट के। इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आप नीचे देखिए, देखो कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है कॉफ़ी बिस्किट, तो आप एक बार खुद ठंडे दिमाग से फिर देखोगे, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी तो मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ये पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इंटरमीडिएट मार्केट बास्केट बी टू ई शो दे मिक्सेज ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट एंड पैकेट ऑफ कॉफ़ी दैट कॉस्ट ए टोटल ऑफ $60, जैसे मैंने आपको अगले वाले पॉइंट में आपको बताया था, बी वाले पॉइंट में, कि अगर हम किसकी बात करेंगे, कॉफ़ी की बात करेंगे, और कॉफ़ी का पैकेट कितने का था, $12 का, तो $12 इंटू 1 यूनिट, तो इसका मतलब $48 बचे। और $48 के हिसाब से आपको पता है कि बिस्किट का पैकेट $6 का है, तो कितनी यूनिट खरीदोगे, 8 यूनिट। इसका करके देख लो, 12 इंटू 2 करो 24, तो 60 में से 24 लेस कर दिया आपके, तो कितने बचे, 36। 36 अपॉन कितना करोगे आप, 6 करोगे तो 6 यूनिट आएगी। 36/6 करोगे तो क्या आएगी, 8 यूनिट की 6 यूनिट आएगी। और एक और चीज़ देखो, आपको पता है कि ये 5 यूनिट है अगर आप पूरी लोगे, और ये 10 यूनिट है। ठीक, तो अगर आप 10/5 भी करके देखोगे तो देखो क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएंगे कॉम्बिनेशन की। जनरली ये क्या बता रहा है कि भाई अगर एक पैकेट कॉफ़ी का ख़रीदता हूँ, अगर एक पैकेट कॉफ़ी का ख़रीदता हूँ
तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 यूनिट बिस्किट की नहीं खरीदनी पड़ेगी। यही तो है, अगर मैं एक पैकेट किसका खरीदता हूँ, कॉफ़ी का, तो मुझे 2 यूनिट एक तरीके से क्या करनी पड़ेगी, इसकी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस डबल है, कॉफ़ी की प्राइस डबल है। प्राइस डबल होने के कारण आपको ज़्यादा देना पड़ गया और यूनिट एक ही आई। अगर इसी प्राइस पे आप क्या बोलोगे कि आप बिस्किट की कितनी यूनिट ले सकते हो, तो आपको पता है $12 और बिस्किट तो $6 का एक है, तो आप बिस्किट की 2 यूनिट ले सकते हो। तो सीधी सी बात है, एक पैकेट कॉफ़ी के लिए आपको कितना छोड़ना पड़ेगा, 2 पैकेट बिस्किट के छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल PX/PY का यही रिलेशनशिप होता है, PX/PY। जनरली मैं यही बोल रहा हूँ आपको, PX का मतलब क्या हो गया, 12, और PY मतलब $6। तो वो यही बता रहा है आपका। हट गया वैसे ये, अब दिख रहा है आपको। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा वापस ऊपर कर लेता हूँ, यानी जूम जूम आउट कर लेता हूँ। ये बजट लाइन दिख रही है, बजट लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा वापस से सही करा, और ये आ गया बजट लाइन का पार्ट। अब देखो बजट लाइन क्या है, यही बोल रहा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द इंडिफरेंस मैप शो पीपल्स प्रेफरेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। द एक्चुअल चॉइसेस दे विल मेक हाउर डिपेंड ऑन देयर इनकम। तो बजट लाइन का एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ये एक तरीके से कंटिन्यूस लाइन पे ड्रॉन होता है। इट आइडेंटिफाइज द ऑप्शन फ्रॉम विच द कंज्यूमर कैन चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन बताता है, एक ऑप्शन बताता है आपको कि आप वाई कमोडिटी और एक्स कमोडिटी में से कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन चुन सकते हो, या कौन सी एक तरीके से कमोडिटी चुन सकते हो। 2 और 8 आपको पता है, ऊपर आपने कॉम्बिनेशन देखे। मेरा कुछ पार्ट रह तो नहीं गया ना नीचे, नहीं, बस ये पार्ट हो गया था मेरा। तो देखो ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि आप 2 इसकी ले रहे हो और 6 इसकी ले रहे हो, 3 यूनिट इसकी ले रहे हो, 4 यूनिट इसकी ले रहे हो, तब जाके आपके पूरी की पूरी जो इनकम है $60 की वो खर्च हो रही है। 4 यूनिट इसकी और 2 यूनिट किसकी, बिस्किट की, तो आपकी पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो रही है। इस तरीके से आपका पार्ट है। अब चलिए नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आपको वही कर्व बना के दे रखा है। देखो कर्व बनाना आपको आता है बजट लाइन का। एक बार क्या करना, देखो आपको पता है कि 0 से 1 यूनिट, यहाँ पे कॉफ़ी रख दिया यानी एक्स, और यहाँ पे क्या रख दिया, वाई। बिस्किट का ये वाई है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। 0 से 1 यूनिट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसकी, इसकी 8 यूनिट्स। पहले 0 पे कितनी थी इसकी, 10 बिस्किट की, और कॉफ़ी की कितनी थी 0 पे, 5। तो आपको देखो ये लास्ट पॉइंट मिल गया ना, इसकी 10 और इसकी 5, तो ये लाइन खिंच गई सीधी सीधी। और अगर आप लाइन भी नहीं खींचो, बाकी सारे कॉम्बिनेशन को भी देखते जाओ, तो आपको पता चलता जाएगा। देखो अगर कॉफ़ी का 1 पैकेट, तो बिस्किट के कितने हो गए, 8 यूनिट हो गए। अगर कॉफ़ी के 2, तो उस केस में बिस्किट के कितने हो गए, 6। अगर कॉफ़ी के 3, तो बिस्किट के कितने हो गए, 4। फिर 3 से 4 तो 2, और 4 से 5 तो 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉफ़ी के 5 तो बिस्किट के 0। और अगर बिस्किट के 10 यहाँ तक पहुँच गए और कॉफ़ी के क्या हो गए, 0। इस तरीके से आ गया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, हमेशा रखना। और याद रखना कि देखो क्या होता है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं ना, इंडिफरेंस कर्व की, तो हमेशा मैंने बताया इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में होता है। अगर आप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी जैसी ये बन रही है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको पता है कि अगर आप जो कमोडिटी कंज्यूम करते हो कॉम्बिनेशन, वही कंज्यूम करते जाओगे। जैसे इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हम 0 से 1 यूनिट, तो यहाँ 10 to 8, 1 से 2, 8 to 6, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट बना रहे हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, 2 छोड़ोगे, फिर एक और बढ़ा रहे हो तो फिर 2 छोड़ोगे। जनरली वो किस में होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में होता है। लेकिन देखो ये तो कौन सी लाइन है, प्राइस लाइन है, यानी ये इनकम से रिलेटेड है। तो ये कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का कर्व नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कर्व वैसा ही बनेगा। इसलिए कभी भी आपको बोले कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का कर्व कैसे बनता है, तो आप क्या बताना, स्ट्रेट लाइन बनता है। इंडिफरेंस कर्व किस में होता है, हमेशा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले पार्ट्स में होता है। इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। ठीक, अब एक बार क्या करते हैं कि ये जो कर्व दे रखा है इसके नीचे पार्ट दे रखे हैं, तो इसमें क्या दे रखे हैं ये देख लेते हैं। देखिए ये 2 लाइन तो सेम ही सेम है जो मैंने आपको बताई थी कि एक तरीके से आपको जो लाइन दिखा रही है, ये बोल रहा है कि AF लाइन आपको शो हो रही है, जिसको बजट लाइन बोलते हैं। फिर आपको बोल रखा है, और इसमें आपको 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रखे थे, ABCDEF। जनरली पॉइंट ए जनरली क्या इंडिकेट कर रहा था कि 10 पैकेट आपने बिस्किट के, अभी ऊपर मैंने बताया। और इसी तरीके से लास्ट वाला जो पॉइंट था, F पॉइंट, ABCDE एंड F था ना, यहाँ पे देखो F थोड़ा मिस हो गया, इसको सही कर दूंगा मैं। तो बोल रहा है F पॉइंट में जनरली कितने थे, 5 पैकेट थे। तो एक तरीके से आप ऊपर कर्व देख के कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि देखो बिस्किट के आपके कितने थे, 10 पैकेट थे, और कॉफ़ी के आपके 5 पैकेट थे। 10 पैकेट के हिसाब से अगर आप देखोगे बिस्किट की, तो आपकी प्राइस थी $6, तो 10 इंटू $6, ₹60 पूरे खर्च हो गए। और यहाँ पे देखो 5 पैकेट, सॉरी 5 पैकेट के हिसाब से $12, 5 इंटू 12 कितने हो गए, 60। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पार्ट कंज्यूम हो सकता है, ये बोल रहा है। और ये एक प्राइस लाइन बन गई। और जो बीच बीच में आपको पार्ट बता रहा है वो जनरली यही बता रहा है कि आप ये यूनिट कंज्यूम कर सकते हो। ठीक,
अब आपको ये बोल रहा है कि द बजट लाइन ए एफ इंडिकेट, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये बोल रहा है बजट लाइन ए एफ इंडिकेट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट एंड पैकेट ऑफ कॉफ़ी विच ए कंज्यूमर कैन बाय गिवन द अज्यूम प्राइस एंड इनकम, मतलब जो भी प्राइसेस आपने मानी $12 और $6, और जो भी आपने इनकम मानी $60। इन केस ए कंज्यूमर डिसाइड टू परचेज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इनसाइड द बजट लाइन सच एज जी, देन इट इन्वॉल्व्स ए टोटल आउटले दैट इज स्मॉलर देन द अमाउंट ऑफ $60 पर वीक। अब मान लीजिए कि देखो ये आपकी प्राइस लाइन दे रखी है, इसके अंदर का पॉइंट ये बोल रखा है जी है, ये दिख रहा है आपको। तो ये बोल रहा है कि अंदर का पॉइंट क्या बता रहा है कि ये तो आपकी प्राइस लाइन, जिसको हम इनकम लाइन भी बोलते हैं, कि आपने अपने $60 को पूरा खर्च कर लिया। लेकिन यहाँ पे जी पॉइंट क्या बता रहा है कि जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ये बोल रहा है देन इट इन्वॉल्व्स ए टोटल आउटले, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज स्मॉलर देन द अमाउंट ऑफ $60 पर वीक। एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन सच एज एच रिक्वायर एन आउटले लार्जर देन द कंज्यूमर्स वीकली इनकम ऑफ $60। और ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट इसके ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट दे रखा है आपको एच, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और नई प्राइस लाइन बनानी पड़ेगी। तो उस केस में आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, मान लो $60 की जगह आपकी $90 इनकम हो जाती, तो क्या पता आपकी प्राइस लाइन बढ़ जाती, क्या पता क्या बढ़ती, क्योंकि आपको पता है कि $90 आपकी इनकम हो गई, तो आप उस एच पॉइंट को अटेन कर सकते थे। लेकिन अभी क्यों नहीं कर पा रहे? वो एक तरीके से अनअटेनेबल पॉइंट हो गया, क्योंकि ये प्राइस लाइन दे रखी है और इसके बाहर दे रखा है, और ये अटेनेबल है, लेकिन यहाँ पे आप अपने एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। इसका मतलब इनकम में से कुछ पार्ट आपका सेव हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, या प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, ये भी पार्ट हो सकता है। अब देखो आपको दे रखा है स्लोप ऑफ बजट या प्राइस लाइन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जनरली वो क्या है, एक तरीके से PX/PY का ही पार्ट है, जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो एक बार ढंग से कवर करके देखना, आपको पता चल जाएगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ये 2 लाइन पर्टिकुलर पढ़ा देता हूँ, फिर मैं उस एग्जाम्पल पे आपको ले चलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये बोल रहा है स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिकेट्स हाउ मैनी पैकेट ऑफ बिस्किट ए परचेजर मस्ट गिव अप टू बाय 1 मोर पैकेट ऑफ कॉफ़ी। आप समझिए कि देखो कॉफ़ी से रिलेटेड जो आपकी प्राइस थी, या मैं लेके ही नहीं जा रहा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। कॉफ़ी की प्राइस थी $12 और बिस्किट की प्राइस कितनी थी? $6, ठीक है, $6 मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ। कॉफ़ी को आपने एक्स माना और इसको क्या माना था? कॉफ़ी को आपने एक्स माना था और बिस्किट को आपने क्या माना था? वाई माना था। यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मैनी पैकेट ऑफ बिस्किट ए परचेजर मस्ट गिव अप टू बाय 1 मोर पैकेट ऑफ कॉफ़ी। तो जब आपने क्या करा, पर्टिकुलर अप्रोच देखी, तो आपने जैसे ही एक कॉफ़ी का पैकेट एक्स्ट्रा खरीदा तो आपने उसकी 2 यूनिट छोड़ी। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो इसका मतलब कॉफ़ी का एक एक्स्ट्रा पैकेट पाने के लिए आपने बिस्किट के 2 पैकेट छोड़ दिए। जनरली यही बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहा है प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई आर टेकन एज द गिवन इन द मार्केट। तो देखो प्राइस लाइन स्ट्रेट क्यों दी गई? क्योंकि बोल रहा है मार्केट में इनकी प्राइस दे रखी है गिवन का मतलब क्या? कांस्टेंट है। आपकी $12 की प्राइस एक्स की दे रखी है और वाई की $6 की प्राइस दे रखी है। ये बताओ ये चेंज हुई कि नहीं हुई? अगर ये फ्लक्चुएट होती रहती है तो कभी भी आपकी प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, जो आपकी ये दे रखी है। तो ये कभी भी स्ट्रेट नहीं बनेगी। और एक और चीज़, जब मैंने आपको ऊपर क्या बताया, डायग्राम बताया ये पर्टिकुलर, तो आप देखिए मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि आप याद रखिए कॉफ़ी एक्स है और ये वाई है, तो क्या बनेगा आपका? देखो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का मतलब नहीं है कि PY/PX बनेगा, PX/PY ही बनेगा, PX/PY। क्योंकि आप खुद सोचिए कि कॉफ़ी की प्राइस कितनी है आपकी? $12 की, जिसको मैंने एक्स माना है, और वाई यानी बिस्किट की प्राइस कितनी है? $6 की। तो आप खुद देखिए कि 12/6 वो क्या हो गया? 2। और मैंने अभी आपको क्या बोला? चेंज इन वाई कितना हुआ? 2, और चेंज इन एक्स कितना हुआ? 1। तो एक एक्स्ट्रा पाने के लिए कॉफ़ी के लिए बिस्किट की कितनी छोड़ी? 2। तो माइनस का आ रहा है ना एक तरीके से। तो वैसे ही आपको जनरली ये बता रहा है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसी तरीके से आप PX/PY भी बोल सकते हो। जैसे ही आप क्या करोगे, 12/6 करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 2 का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए आप क्या कर रहे हो? 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कॉफ़ी की प्राइसेस $6 होती तो उसकी आप 2 यूनिट खरीद सकते थे, लेकिन आप 1 यूनिट ही खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो $12 की है। या ये भी बोल सकता हूँ कि $12 में अगर आप बिस्किट खरीदना चाहो तो बिस्किट के आप 2 पैकेट खरीद सकते हो। कॉफ़ी की जगह अगर आप बिस्किट खरीदना चाहो तो बिस्किट के आप क्या कर सकते हो? 2 पैकेट खरीद सकते हो। नॉर्मल मैं तो यही मानता हूँ, लोग पता नहीं इसमें क्यों कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये सिंपल पार्ट है। फिर भी दिस इंडिकेट दैट a move from B to C involves sacrificing 2 packet of biscuit to gain an additional 1 packet of coffee. Since AF budget line is straight, the slope of constant at minus 2 packet of biscuit per 1 packet of coffee at all point along the line. तो ये बोल रहा है कि सिंस ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक एडिशनल यूनिट कॉफ़ी की बढ़ाओगे तो इसके लिए आपके हर बार 2 पैकेट ही जाएंगे।
क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। दस द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई फॉर ऑब्टेनिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसी तरीके से पी एक्स अपॉन पी वाई, शोइंग हाउ मच ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर ऑब्टेनिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। और पी एक्स अपॉन पी वाई भी जनरली क्या है, आपको यही बता रहा है एक तरीके से। पी एक्स पी वाई जनरली ये बता रहा है कि मार्केट में जो प्राइस गिवन है उसके हिसाब से आप कितनी यूनिट खरीद सकते हो। पी एक्स पी वाई भी यही बता रहा है कि आप जनरली क्या कर सकते हो, एक यूनिट जो आपको दे रखी है उसकी जगह आप 2 यूनिट खरीद सकते हो अगर आप खरीदना चाहो तो। देखिए अब मैं कुछ बता रहा हूँ जो नॉर्मल पार्ट है, इतना टिपिकल नहीं है, तो आप उनको ज़रूर पढ़ना। यहाँ देखो बोल रहा है कि शिफ्ट इन बजट लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बजट लाइन दे रखी है और मेरी इनकम बढ़ गई, यानी मेरी प्राइस लाइन दे रखी है ये वाली, तो मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं और कमोडिटी एक्स की और वाई की खरीद सकता हूँ, तो एक्स की ज़्यादा खरीद सकता हूँ, वाई की भी ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो ये एक तरीके से क्या होगी, मेरी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई और प्राइस क्या है, चेंज नहीं हुई, याद रखना प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, इनकम बढ़ गई तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर प्राइस चेंज नहीं हुई और इनकम कम हो गई तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि अगर इनकम बढ़ती है और प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज नहीं हुआ, प्राइस अपनी पोजीशन पे ही है ओरिजिनल वाली पे, तो उस केस में क्या हो गया, वो ओरिजिनल से दूसरी जगह खिसक जाएगा, मतलब आगे राइटवर्ड खिसक जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट अपवर्ड एक तरीके से, या राइट हैंड साइड पे। और वो पैरेलल पोजीशन पे ही होगा, मतलब इक्वल पोजीशन पे ही होगा इनकम बढ़ने की वजह से। और इनकम कम होने की वजह से क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड खिसक जाएगा एक तरीके से, जो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन है उससे। तो यही पॉइंट आपको दे रखा है, ये मुझे बताना था। तो ये देखो मैंने कर्व बना रखा है, आपको पता है कि L1 M1 दे रखा है और ये L2 M2 खिसक गया, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या है, बढ़ी है और प्राइस सेम है। अब बताओ, ये पॉइंट बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसलिए कवर करते हैं क्योंकि कईयों को नहीं आते, तो पर्टिकुलर जब ये पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ यार, OM से रिलेटेड कमोडिटी पहले कंज्यूम कर रहे थे OM1, और क्या कर रहे थे, OL1 कंज्यूम कर रहे थे। सर ने ये बताया था, सर ने बताया कि अगर इनकम बढ़ती है तो और भी तो कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी इनकम को यूज़ करना चाहते हैं, हम पूरी इनकम को यूज़ करना चाहते हैं, तभी तो हम एक प्राइस लाइन बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये हमने एक सेट कर दिया स्टैंडर्ड, और इसके अंदर अगर कंज्यूम करते हो तो वो एक तरीके से क्या हो गया, अटेनेबल हो गया, लेकिन खर्चा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई और तब भी आप पूरा एक्सपेंस नहीं कर रहे या पूरी इनकम को यूज़ नहीं कर रहे, तो वो तो एक तरीके से आपकी सेविंग हो गई। और अगर इसके बाहर पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, वो अनअटेनेबल पॉइंट है, उसके लिए आपकी इनकम और बढ़नी पड़ेगी और स्ट्रेट लाइन ऊपर जानी पड़ेगी, यानी इनकम बढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इनकम इंक्रीज होनी पड़ेगी, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ। तो एक बार ये पॉइंट पढ़ के देखना, सिंपल पॉइंट है, ये बोल रहा है। इसी तरीके से आपको प्राइस चेंज बोल रहा है। अब देखिए, प्राइस चेंज दोनों को होगा तो बात अलग होगी, और सेम वे में होगा तब हम क्या बोलेंगे, वो भी पैरेलल बनेगा। लेकिन अगर एक ही कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया तो आपको पता है कि उससे रिलेटेड ही आप क्या करोगे, कमोडिटी या तो ज़्यादा खरीद पाओगे या कम खरीद पाओगे। सपोज करो मैं बोलता हूँ कि प्राइस बढ़ गई, किसकी, एक्स की, तो आपको पता है कि ये लाइन थी और एक्स की प्राइस बढ़ गई, तो एक्स की आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम डिमांड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इनकम में तो चेंज नहीं हुआ, इनकम तो वही है। अगर आपकी इनकम भी बढ़ जाती तो इतना ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो एक तरीके से आपका परचेजिंग पावर कम हो गया, और परचेजिंग पावर कम होने के कारण आप कहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे। तो एक तरीके से वो कौन सा इफेक्ट आया, आपका इनकम इफेक्ट आ गया। ठीक है, जिसमें आप क्या बोलते हो, आपकी रियल इनकम कम हो गई, क्योंकि गुड्स की प्राइसेस बढ़ने से वो कॉम्बिनेशन जो आप पहले कंज्यूम कर पा रहे थे अब नहीं कर पा रहे, और आपका वह कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से मान लो कि इस एग्जाम्पल में जनरली ये दे रखा है कि नाउ लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ अदर गुड इज हेल्ड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम कांस्टेंट है और जो यहाँ पे कमोडिटी बी दे रखी है वो भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हुई है, कमोडिटी ए की प्राइस चेंज हुई है। अब प्राइस क्या, ग्री है। वैन देर इज़ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड से कमोडिटी है, तो आप खुद सोचो कि अगर कमोडिटी है 10 की मिलती थी, या अपने एग्जाम्पल में क्या था, वो कॉफ़ी था, तो कॉफ़ी $12 की थी, अगर $12 की जगह वो $6 की हो जाती, तो इसका मतलब क्या है, जो आप पहले 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे अब उसकी आप 10 यूनिट कंज्यूम कर सकते हो। जैसे इसकी 10 यूनिट कंज्यूम कर पा रहे थे क्योंकि वो $6 की प्राइस थी, तो अगर मैं बोलूँगा कि पूरा का पूरा अगर आप कॉफ़ी पे कंज्यूम करते हो तो पहले आप 5 पैकेट ले रहे थे ना, अब आप 10 पैकेट्स ले पाओगे। तो ये क्या बता रहा है, एक तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट बता रहा है ये वाला पार्ट। लेकिन एल पे देखो शिफ्ट नहीं है एक तरीके से, क्यों नहीं है, यानी ऐसे नहीं बना हुआ। ऐसे क्यों नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे एल की प्राइसेस कम नहीं हुई, एल बोल रहा हूँ सॉरी, यानी बी की प्राइसेस कम नहीं हुई, बनाना की प्राइसेस कम नहीं हुई, एप्पल की प्राइसेस कम हुई है, ऐसे बोल सकते हो। या आप एप्पल की जगह यहाँ पे बोल सकते हो कॉफ़ी, और यहाँ बोल सकते हो बिस्किट। तो कॉफ़ी की प्राइसेस कम हुई हैं, बिस्किट की प्राइसेस कम नहीं हुई, और हमारी इनकम में भी चेंज नहीं हुआ। अगर सपोज करो इनकम बढ़ जाती तो क्या पता थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता।
ऐसे भी हो सकता था। तो देखो सबका फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक में चेंज कर रहे हो तो बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानो। यहाँ पे हमने कमोडिटी ए को बोला है कि प्राइस उसकी फॉल हो रही है, और बाकी सारी चीज़ों में कोई भी प्राइस फॉल नहीं हो रही दूसरे गुड्स में, और इनकम में भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो राइट की तरफ रोटेट होगा ही होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि एक तरीके से ये क्या बन गया, फ्लैटर बन गया। फ्लैटर मतलब क्या हो गया, ये स्टीपर होता है, ये क्या होता है स्टीपर, और ये थोड़ा आगे खिसक गया, तो ये आपको नई लाइन मिली है जिसे हम क्या बोलेंगे LM2, जिसे हम क्या बोलेंगे फ्लैटर बजट लाइन। क्या बोलेंगे, फ्लैटर बजट लाइन। ठीक, ये बोल रहा है फ्लैटर बजट लाइन मीन्स दैट द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज लोअर। अगर आप देखोगे कि रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या हुआ, देखो प्राइस कम हुई है तब जाके डिमांड बढ़ी है। यहाँ पे कोई प्राइस का पार्ट नहीं आता, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये पार्ट देखते हो और ये पार्ट बढ़ता हुआ देखते हो तो हमेशा याद रखना प्राइस कम होने की वजह से ही जनरली बजट लाइन आपकी ऐसी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इनकम का रीजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी इनकम बढ़ती है तो आपका नॉर्मल क्या होता है, कर्व सेम टू सेम पैरेलल बढ़ता है। लेकिन अगर प्राइस लाइन में चेंज होता है, सपोज करो मैं बोलता कि ये एक्स है और वाई की प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, वाई की प्राइसेस, जैसे ये कर्व है और वाई की प्राइसेस कम हो गई, तो इसका तो यही बनेगा और ये ऐसे बनेगा, क्योंकि वाई की प्राइसेस कम होने से वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसे ही तो हुआ। और एक्स की प्राइसेस तो वही है, तो आपको पता है कि जनरली वाई की प्राइसेस कम होने से यहाँ पे कर्व बनेगा, तो यहाँ से यहाँ गया। लेकिन अभी क्या हुआ, आपका जो एक्स है या कमोडिटी ए है उसकी प्राइसेस फॉल हुई है, इसकी फॉल नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे तो यहीं से ही जॉइंट होता हुआ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर मतलब क्या हुआ, थोड़ा आगे जाता हुआ, जो कि मैंने डिमांड कर्व में आपको बताया था। इस तरीके से आपका पार्ट है। अब आपका लास्ट का मान लो कि 15 से 20 मिनट का पार्ट और बचा हुआ है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जब भी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलूँ इंडिफरेंस कर्व में, तो आपको एक तरीके से मुंह जबानी याद होना चाहिए पार्ट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है कि नॉर्मल क्या होता है, कि जब भी एक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, मार्केट में जो भी गुड्स की प्राइसेस चल रही है और जो भी इसकी इनकम है उसको देखते हुए, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। तो वो तो आपको पता है कि सर आपने पिछले वाले पार्ट में बताया, लेकिन देखो वो जनरली एक तरीके से किस टर्म में था, आपको पता है MUX/PX इक्वल टू MUY/PY, क्योंकि उसमें यूटिलिटी का पार्ट था। यहाँ पे जनरली ये पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक कर्व बन रहा है, ठीक है, एक और कर्व बन रहा है, एक और कर्व बन रहा है, तो हमारी जो प्राइस लाइन है वो क्या होनी चाहिए, एक तरीके से टेंजेंट होनी चाहिए। टेंजेंट मतलब टच करती हुई जानी चाहिए इंडिफरेंस कर्व को। तो ना हम यहाँ पे आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्राइस लाइन तो हमारी ये है, तो आपको मैंने बताया था ये अनअटेनेबल पॉइंट है, क्योंकि इसमें इनकम लेवल बढ़ना चाहिए। जो हमारा टच करके जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन सेम है। अभी मैं आपको नीचे एक बार पॉइंट करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा, तो देखो आपको पता है कि अगर आप ये पॉइंट देखोगे, ये वाला IC1 और ये ऊपर वाला IC3, जो ये U पॉइंट दे रखा है, ये तो अनअटेनेबल है। लेकिन जहाँ पे आपकी प्राइस लाइन जो P से लेके ये T दे रखी है, आपको दिख रही है, और जो ये C पॉइंट दे रखा है, तो ये टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका एक तरीके से क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होगा, और यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अगर मान लो कि आपकी प्राइस इनकम कम हो जाती है और यहाँ पॉइंट आ जाता है, तो ये आपका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होगा, क्योंकि इनकम कम हो गई तो प्राइस लाइन क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि अब उस केस में जो क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे वो क्या करोगे, कम करोगे। जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कम का बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से कंडीशन होती है। अब देखो इसके अलावा क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए क्या, कॉन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्वेक्स ही है। अगर सपोज करो मैं एक कर्व बना के दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैं बोलता हूँ कि प्राइस लाइन ऐसी है, याद रखना। देखो एक आपका ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है, और एक आपका ये बन रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी टच करता हुआ है, लेकिन देखो ये कॉनकेव हो गया और ये भी कॉनकेव हो गया, तो ये गलत हो गया। जबकि हमने क्या पढ़ा था, डिमिनिशिंग MRS पढ़ा था। डिमिनिशिंग MRS का मतलब क्या है, एक पैकेट, एक यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए दूसरी कमोडिटी की जो यूनिट है हम धीरे धीरे कम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, बढ़ाते नहीं जाएंगे। जो ये PPC की तरह बन रहा है, यानी जो ये कॉनकेव बन रहा है, ये क्या बता रहा है कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, ज़्यादा छोड़ रहे हो, सॉरी कम छोड़ रहे हो अगली यूनिट को। जबकि हम क्या बता रहे हैं कि दूसरी यूनिट को हम ज़्यादा छोड़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग MRS। तभी हमारा क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। तो एक तरीके से ये पॉइंट हमारा होगा, ना ये होगा ना ये होगा। ठीक, ये जनरली आपने अपनी 12th या 11th की जो भी बुक्स है उसमें पर्टिकुलर देखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। अब अपना पार्ट यही बचा है, और लास्ट का थोड़ा सा और बचा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि 5-10 मिनट का पार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो ये बोल रहा है कि देखो, गिवन द प्राइस लाइन और बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस मैप, यानी आपको जो बजट लाइन या प्राइस लाइन दे रखी है और इंडिफरेंस मैप दे रखा है, ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम
एट ए पॉइंट वेयर द प्राइस लाइन इज टचिंग द हाइएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम बिलो। आ गया? तो देखो क्या बोल रहा है, जहाँ पे प्राइस लाइन टच कर रही है हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व को बिलो से। आप बताइए कि ये तो हाईएस्ट है लेकिन यहाँ टच नहीं कर रही, और कहाँ कर रही है, बिलो से टच करनी चाहिए। तो देखो प्राइस लाइन क्या कर रही है, बिलो से टच कर रही है। इसलिए आपका IC2 वाला पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, IC2 वाला, ना कि IC3। वो तो अनअटेनेबल है। क्यों? क्योंकि हमारी उतनी इनकम ही नहीं है। समझ गए? अब आपको कंडीशन दे रखी है, कंडीशंस में सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, अब देखिए ये बोल रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली क्या बोल रखा है आपको, MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY। ये कौन सी लाइन थी आप बताइए, याद रखिए, ये है अपनी स्लोप ऑफ बजट लाइन या स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ये MRS XY कौन सी है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व लाइन। तो याद रखना स्लोप ऑफ IC लाइन किसके इक्वल होनी चाहिए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, बजट लाइन, इनकम लाइन। एक गिवन प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स X फॉर गुड्स Y। तो आपको पता है ना, एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं हम एक तरीके से, वो एक तरीके से किसके इक्वल होनी चाहिए, PX अपॉन PY के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड क्या बोल रखा है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन इज दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। लेकिन देखो एक तरीके से आपके मैं बोल सकता हूँ कि तीन कंडीशन हो गई। तीन कंडीशन कौन सी, जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने दे रखी है कि एक तो बजट लाइन क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। दूसरा आपको क्या दे दिया, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होना चाहिए, इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए। फिर तीसरा क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व शुड भी कॉन्वेक्स होना चाहिए। चाहे आप दो कंडीशन में बोलो चाहे आप तीन कंडीशन में बोलो, बात तो एक ही है। क्योंकि आपको जनरली इसने क्या कर दिया, जो ये पहली कंडीशन मैंने आपको दी थी इसको एक्सप्लेन दो कंडीशन में करके दे दिया, और एक अलग से ये कंडीशन तो है ही कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, जो मैंने आपको वैसे भी समझा दिया, बस इतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो मैं आपको हल्की सी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ इन पॉइंट्स की। क्योंकि देखो क्या है कि आपके इतना डिटेल में पार्ट नहीं आता, लेकिन आपके ऊपर ऊपर के पॉइंट आ जाते हैं, तो वो जनरली आपको याद होने चाहिए। तो वो कैसे होते हैं, जब आप इनके अंदर के पॉइंट समझोगे, जब आपको कर्व पता चल जाएगा तो आपको हमेशा याद रहेंगे। इसलिए एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, नहीं तो कोई भी रट ले इकोनॉमिक्स को। तो अब देखिए आपको पता है यहाँ पे क्या कर रखा होगा, अगर मैं आपको है ना पर्टिकुलर, मैंने नीचे देखे भी नहीं है पॉइंट, ये तो जो भी है, फिर भी देखो यहाँ पे जनरली यही बोल रखा होगा कि OF पॉइंट है, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ये B पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे ही। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो टेंजेंट नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे देखो इंडिफरेंस कर्व में तो गैप आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व में गैप आ रहा है। यहाँ पे टच कर रहा है देखो OI पे, लेकिन एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि देखो टेंजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो एक तरीके से क्या कर रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व आ रहा है, लेकिन ये प्राइस लाइन को टच नहीं कर रहा। वापस दिखा देता हूँ आपको, देखिए टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, गैप है इस तरीके से। और यहाँ पे तो आ रहा है प्राइस लाइन पे, लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व को नहीं कर रहा। तो एक बार तो इंडिफरेंस कर्व है लेकिन वो प्राइस लाइन के साथ नहीं है, और एक बार प्राइस लाइन है लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है। ठीक है, इसी तरीके से इस हायर पॉइंट पे भी नहीं हो सकता। देखो सेटिस्फैक्शन का लेवल तो सेम ही है सब में, लेकिन कहाँ पे एक तरीके से इंटरसेक्ट होगा या भिड़ेगा, टच करेगा, ये बोल रहा है जहाँ पे प्राइस लाइन जा रही है और वो नीचे से डाउन से जानी चाहिए, ये बोल रहा है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे यही बोल रखा है कि आपको IC1 IC2 IC3 दे रखा है, प्राइस लाइन आपको दे रखी है PT इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व IC2 एट पॉइंट C। कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट C by purchasing OE unit of good Y and OH unit of good X with the given money income। अब आपको ये भी बोल रखा होगा कि देखो फॉर इंस्टेंस पॉइंट R and S lie on lower indifference curve that is IC1 but yield less satisfaction। ठीक, तो एक बार आप चाहे ऊपर जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पॉइंट R और पॉइंट S, ठीक है, ये दे रहे हैं, पर आपको पता है कि एक तरीके से किस पॉइंट पे है, लोअर सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यहाँ पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और इस पॉइंट पे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, चाहे वो एक तरीके से उसको इंटरसेक्ट कर रही है। पर मैं इंटरसेक्ट की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट की। क्या बात कर रहा हूँ कि टच करते हुए जाना चाहिए, ना कि क्रॉस करते हुए, क्योंकि ये जो पार्ट होगा ये तो एक तरीके से लोअर सेटिस्फेक्शन बताएगा और ये उससे हायर बताएगा। तो आप लोअर पे जाना ही क्यों चाहोगे, आप तो इससे हायर पे जाना चाहोगे ना, तो इसलिए आप इसको प्रेफर ही नहीं करोगे, आप R को भी प्रेफर नहीं करोगे और S को भी नहीं प्रेफर करोगे। फिर अगली लाइन में ये बोल रखा है कि जो IC3 है उस पर U पॉइंट है, यहाँ पे आप जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट हायर है, लेकिन आपकी प्राइस लाइन वहाँ तक है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो यही बोल रखा है, एज रिगार्ड पॉइंट U ऑन इंडिफरेंस कर्व IC3 द कंज्यूमर नो डाउट गेट हायर सेटिस्फेक्शन बट दैट इज आउटसाइड द बजट लाइन एंड हैंस नॉट अचीवेबल टू द कंज्यूमर।
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ओनली एट पॉइंट सी वेयर द प्राइस लाइन इज टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC2 फ्रॉम बिलो। तो वो बिलो से एक तरीके से क्या कर रहा है, प्राइस लाइन जा रही है इसलिए। फिर आपको बोल रहा है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन टू बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैंने आपको अभी ऊपर क्या बोला, या ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए कि MRS/XY ये क्या है, स्लोप ऑफ IC लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की लाइन, और ये जो PX/PY ये किसकी है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन। ठीक है, तो ऊपर आपको यही बोल रखा है सबसे पहले, क्या आप देख लो। देखिए अब ये कर्व के हिसाब से या डायग्राम के हिसाब से बोलोगे तो यही बोल रहा है कि प्राइस लाइन क्या टेंजेंट है, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को बिलो से एक तरीके से क्या कर रही है, टेंजेंट यानी टच कर रही है। पर्टिकुलर शुरू में तो यही बोल रखा है। फिर आपको फिगर के हिसाब से उसने दिखा के बता दिया कि IC2 पे पॉइंट सी पे मिल रहा है। पॉइंट सी पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि OH यूनिट एक्स की और OE यूनिट वाई की आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस पॉइंट सी पे जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रेशो देखोगे, जो कि एक तरीके से किसको डिनोट करता है, PX/PY। अपने केस में देखोगे आपका PX क्या था, कॉफ़ी $12 और PY कितना 6। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि उस केस में क्या है 2। और आपने जब चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X देखा, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, X क्या था अपना कॉफ़ी और चेंज इन Y क्या था अपना बिस्किट। तो एक कॉफ़ी के एक्स्ट्रा पैकेट के लिए आपने बिस्किट के कितने छोड़े, 2 पैकेट छोड़े। तो देखो, तो आपका MRS/XY कितना आया, 2/1 2, और जो ये PX/PY कितना आया 2। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, एक तरीके से इक्वल पार्ट हो गया। ठीक, तो ये बोला जियोमेट्रिकली एट टेंजेंसी पॉइंट सी। तो यहाँ पे देख सकते हो बोल रहा है इट इम्प्लाइज दैट एट पॉइंट सी व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे दैट इज हिज पर्सनल एक्सचेंज रेट बिटवीन X एंड Y इज इक्वल टू व्हाट ही एक्चुअली पे। तो देखो पर्सनल एक्सचेंज रेट कितनी है, MRS/XY, यानी एक तरीके से इतनी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है। और प्राइस मार्केट की प्राइस के हिसाब से, मार्केट की प्राइस मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रेशो याद रखना, जो एक्चुअली में वो पे करता है उसके हिसाब से उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। सो द इक्विलिब्रियम कंडीशन बीइंग PX/PY बीइंग सेटिस्फाइड एट द पॉइंट C। तो बोल रहा है कि जो ऊपर का जो ये C पॉइंट है जहाँ पे एक तरीके से टेंजेंट जा रहा है पॉइंट, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि MRS/XY यानी स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू PX/PY मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये बोल रखा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे यही बोल रखा है, एग्जाम में आ जाता है थियोरेटिकल पार्ट में ऐसा लिखा हुआ जाता है, देख लेना। रेट एट विच द इंडिविजुअल इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट कमोडिटी X फॉर कमोडिटी Y मस्ट इक्वल टू द रेशो एट विच ही कैन सब्स्टिट्यूट X फॉर Y इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस। तो ये तो देखो PX/PY का था, और जो शुरू की लाइन पड़ी वो क्या था अपना, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, कि X को पाने के लिए Y कितना सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, X को पाने के लिए Y कितना सेक्रीफाइस करेंगे, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X इक्वल टू, ठीक है, मार्केट में जो प्राइस दे रखी है मतलब PX/PY। और लास्ट पॉइंट तो आपको हमेशा पता रहता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के, जो कि हमारे पॉइंट में IC2 भी है, IC1 भी, IC3 है। लेकिन IC2 पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली कंडीशन थी वो भी हमें देखनी पड़ती है, दूसरी भी देखनी पड़ती है, और तीसरी तो होनी ही चाहिए। ठीक, तो एट द एंड ये बोल दिया कि अगर आप सम अप करोगे तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी वेयर द बजट लाइन यानी PT जो दे रखी है आपकी लाइन, वो एक तरीके से IC2 कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है टू द इंडिफरेंस कर्व टू द मार्केट बास्केट OH ऑफ गुड X एंड OE ऑफ गुड Y yield द ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन बिकॉज इट इज़ ऑन द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे क्या होगा, MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY। तो मैं इतनी बार क्यों देता हूँ, ताकि आप पढ़ते जाओ तो आपको याद हो जाए। अब देखो कुछ मैंने एक्सेप्शनल शेप कवर कर रखी है और कुछ मैंने क्या डिफरेंस का पार्ट कवर कर रखा है। तो ये अराउंड आपका 2 से 5 मिनट का पार्ट है, और मेरे को आपको एक और पार्ट बताना है जो कि कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड अजम्पशन का है। तो अराउंड अपने 7-8 मिनट और लग जाएंगे इस पार्ट में। देखिए पहले क्या करें, माइंड में रखिए हमेशा इंडिफरेंस कर्व होता है कॉन्वेक्स और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। इसका मतलब ये मानिए कि जब भी आप X की बढ़ाओगे, ये X की बढ़ रही है, तो Y की है ना वो ज़्यादा गिर रही है। क्या गिर रही है, ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब क्या, हम ज़्यादा छोड़ते जा रहे हैं, 5 4 3 2 1 ऐसे बोल रहे हैं ना। तो जनरली हमें पता है कि देखो एक को पाने के लिए दूसरे की हम छोड़ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम छोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर जब आप कम छोड़ोगे तो एक तरीके से क्या बनेगा, आपको कॉन्वेक्स बनेगा। तो ये हमेशा याद रखिए। तो वैसे ही परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आपको क्या पता है, जब भी आपको याद नहीं हो तो बजट लाइन सोच के देख लेना। उसमें क्या बोलता है, अगर आप एक X की पाना चाहते हो तो उस केस में सपोज करो अगर आपने 2 छोड़ी, तो अगर आपने दूसरी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट X की पाई, तो दूसरी भी आप क्या करोगे, कमोडिटी की 2 ही छोड़ोगे। फिर आपने एक और एक्स्ट्रा यूनिट X की पाई, तो Y की भी आप क्या करोगे, 2 छोड़ोगे। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का हो गया। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सीधी सी बात है, हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं,
हम किससे रिलेट पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, तो आपको बताया 7 यूज़ आते हैं। इसमें जनरली क्या था, एक कॉफ़ी का पैकेट पाने के लिए हमने बिस्किट का पैकेट छोड़ दिया, ये तो था, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा पाने के लिए बिस्किट का पैकेट छोड़ रहे हैं, चाहे कम छोड़ रहे हैं लेकिन छोड़ रहे हैं। जनरली वो इम्परफेक्ट में था। या परफेक्ट में भी आप यही बोल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, सेम प्रपोर्शन में छोड़ रहे हो, मतलब एक एक्स्ट्रा पाने के लिए 2-2 यूनिट छोड़ते जा रहे हो। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पाने के लिए इसको भी बढ़ा रहे हैं। खुद सोचिए। चलो सपोज करो मैंने एक कर्व बनाया, मैंने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर पॉइंट था, ये पॉइंट था, है ना। अब मुझे इसको भी पाना है, और फिर मैंने क्या करा, इसको भी मैंने बढ़ा दिया, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वाई की भी बढ़ा रहे हो और एक्स की भी बना रहे हो। तो जब ये बढ़ा रहे हो तो ये एल शेप कर्व बनेगा। आप एक्स की भी बढ़ा रहे हो और वाई की भी बढ़ा रहे हो, तो क्या बनेगा आपका, एल शेप कर्व बनेगा। यानी हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में बोलते हैं कि अगर x बढ़ रहा है तो y क्या कर रहा है, गिर रहा है, लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से गिर रहा है, इसका मतलब ये था। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो वो क्या बन रहा है, एल शेप बन रहा है, नॉर्मल सी बात। अब देखो ये होता है इर्रेशनल बिहेवियर, जो कि मैंने क्या बताया पीपीसी वाले में। कितनी बार आपको बताया मैंने ये बोला कि अगर x की 1 पा रहे हो तो y की आप छोड़ रहे हो। तो अगर आपने 1 यूनिट पाए, y की आपने कितनी छोड़ी, 5 यूनिट छोड़ी। जैसे ही आपने x की 1 और पाई तो आपने 4 नहीं छोड़ी या 3 नहीं छोड़ी, आपने क्या करी, 6 छोड़ी। यानी आप बढ़ाते जा रहे हो। जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो एक्स को चेंज करने के बाद, जो वाई में चेंज कर रहे हो, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि चेंज इन वाई जो हो रहा है ना, वो हम कम नहीं कर रहे, डिमिनिश नहीं कर रहे, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने एक्स्ट्रा एक्स की 1 और पाई तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरीके से हो गया। तो हमेशा हमारा क्या बनेगा, पीपीसी की तरह बनेगा। तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल बिहेवियर। क्या बोलते हैं कि हमारा रेशनल बिहेवियर नहीं है। और कभी कभी आपका क्या आता है, ये सोशल बेट्स भी आता है। कैसे आता है, ये देख लीजिए। देखिए ये तो जनरली वो हो गई कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है ना, तो उस वक्त क्या करते हो, आप उसको ही कंज्यूम करने ही करते हो। मान लो कि एक ही कर्व सोचिए, ये कर्व भूल जाइए सारे, क्योंकि देखो ये सेम ही कर्व है और 3-3 बन रखे हैं, लेकिन कोई आपको इसको ज़्यादा नहीं देखना। तो आपको देखो एक कर्व देखिए ऐसे मिल रहा है, ये पर्टिकुलर है ना, तो ये पॉइंट है। अब देखिए कि ये दूसरा पॉइंट भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस कमोडिटी की जगह इस पर्टिकुलर पार्ट को ज़्यादा प्रेफर करोगे। अब बताओ यहाँ पे इक्वल की अप्रोच आ रही कि नहीं, आप ए की जगह किसको प्रेफर कर रहे हो, बी को प्रेफर कर रहे हो। ये एक तरीके से देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो आप, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर प्राइस बढ़ती है तो वो क्या करता है, सप्लाई बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है कि वाई कमोडिटी भी प्रेफर कर रहे हो, एक्स भी प्रेफर कर रहे हो, लेकिन जैसे वो बढ़ती जा रही है तो इस वाई को भी प्रेफर कर रहे हो, इस एक्स को भी प्रेफर कर रहे हो। ठीक है, अब बताओ कि ए की कर्व पे इक्वल थोड़ी हुआ, आप इसकी जगह आप इसको प्रेफर ज़्यादा कर रहे हो। तो ए की लाइन पे तो आपको पता है इक्वल होता है कि P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू टी। तो वो किस में होता है, इंडिफरेंस कर्व में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक यूनिट बढ़ने पर दूसरी यूनिट क्या होती है, सेक्रीफाइस। जबकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों यूनिट ही बढ़ी जा रही है, दोनों यूनिट ही बढ़ी जा रही है। एक तरीके से इसकी तरह हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह हो गया। लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, कहने का मतलब कार और पेट्रोल। तो अगर कार से रिलेटेड कमोडिटी की आप यूजेस बढ़ाते जा रहे हो तो पेट्रोल का भी आपके क्या हो जाएगा, एक तरीके से यूजेस बढ़ता जाएगा। ब्रेड और बटर, अगर ब्रेड का यूजेस बढ़ा रहे हो तो बटर का भी यूजेस बढ़ता जाएगा, इसलिए एक तरीके से एल शेप बनेगा। अब देखो कंपैरिजन चार्ट सिंपल है। कार्डिनल में जनरली क्या बोलता है जब मीनिंग की बात करता है कि कंज्यूमर जो भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेगा यूटिलिटी को, मतलब वो मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है डिमिनिश होती जाती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी की जब भी बात करता है तो देखो ये क्या बताता है, सेटिस्फैक्शन विच ए कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल यूनिट। मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि ये प्रेफरेंस के हिसाब से या रैंक के हिसाब से सेट होता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक के हिसाब से होता है। ये क्वांटिटेटिव होता है कार्डिनल, और ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। ठीक, आपको पता है इसको ये भी बोल सकते हो ये एब्सोल्यूट होता है और ये रिलेटिव टर्म में होता है। मैंने शुरू में बताया था, मैंने ये भी बोला था कि ये लेस रियलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग पर्सन अलग अलग अप्रोच करेगा। कोई यूटिलिटी को क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। आपको अगर यूटिलिटी पर, अगर आपको पर्टिकुलर गुड्स पसंद नहीं है तो आप उसकी जीरो यूटिलिटी बोलोगे, और मुझे पसंद है तो मैं तो उसकी हाईएस्ट यूटिलिटी दे दूंगा, और मुझे नॉर्मल लगता है तो मैं उसको नॉर्मल यूटिलिटी दे दूंगा। तो शुरू की यूनिट को ही मैंने कुछ अलग अलग यूनिट दे दी, सबने अलग अलग यूनिट दे दी, तो वो गलत हो गया। जबकि यहाँ पे रैंक बिल्कुल सही है एक तरीके से, जो कि नॉर्मल अप्रोच में काम आती है और रिलेटिव अप्रोच होती है, इसलिए मोर रियलिस्टिक है। या यूटिल्स की बात होती है रैंक की, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑर्डिनल में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जनरली यहाँ पे कौन से इकोनॉमिस्ट थे, अल्फ्रेड मार्शल, फिशर
और आप एच एच गोसेन, इसी तरीके से 2-3 याद रख लीजिए। आपको अगर नेट पे सर्च करना है गूगल पे तो आपको बहुत सारे नाम पता चल जाएंगे कार्डिनल यूटिलिटी के। क्लासिकल एंड न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता है इन्हें। और ऑर्डिनल में जनरली क्या बोलते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम क्या था, जैसे विल्फर्ड पेरोटो था, और वो एजवर्थ मैंने बताया, इसी तरीके से जे आर हिक्स था और आर जी डी एलन था। इस तरीके से आपको 4-5 नाम याद रखने हैं। स्लत्स्की वो भी था, ठीक। हिकिसन का आप इफेक्ट भी देखते हो और स्लत्स्की का भी देखते हो, तो वो आप जनरली देखते रहोगे पर्टिकुलर। आगे भी आपके कहीं ना कहीं अगर आप इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक लेते हो तो आपको पर्टिकुलर अप्रोच पता चलती जाएगी। अपना इतना डिटेल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ के हिसाब से सारा पार्ट कवर कराता रहता हूँ। अगर मैं पास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ पहले ही कवर कर लेता हूँ तो उसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको कवर कर ही देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको एमसीक्यूज़ में कवर करा देता हूँ नीचे एक्सप्लेन करके। अब देखो आपका ये पर्टिकुलर पार्ट पूरा हो गया। एक आपकी क्या है अजम्पशन बची थी लॉ ऑफ डीएमयू की, तो मैं सीधा आपको लॉ ऑफ डीएमयू में लेके चल लेता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था कि कंज्यूमर रैशनल होता है, वो मैंने अप्रोच जोड़ी। पर एक और पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे वापस से समझाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, तो सीधा मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। देखिए, जब आपने क्या शुरू की वीडियो में देखा था, ये अजम्पशन आ गई, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। मैंने बताया था कंज्यूमर रैशनल होता है, एक तो ये जोड़ा था, एक मैंने ये भी पर्टिकुलर जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैंने कहीं देखा था लेकिन मुझसे मिस हो गया था पर्टिकुलर। शुरू में जब मैं आपको बोल रहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक तरीके से गिरती हुई जाती है, तो मैंने क्या बताया था कि एक तरीके से वो यूँ नहीं होती, कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती हुई नहीं होती है, याद रखना। वो एक तरीके से क्या है, गिरती हुई ही रहेगी, ये बताया था। तो मैं उसको बार बार एडिटिविटी बोल रहा था, ये वो वाला एडिटिविटी नहीं है। ये जनरली एक तरीके से क्या बोलेंगे हम कि उसका एक्सेप्शन हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो वो किसके लिए था, मैंने बताया था एल्कोहल लिकर के लिए, एल्कोहल जो कंज्यूम करता है, ठीक है, एल्कोहलिक पर्सन के लिए, या जो सिगरेट कंज्यूम करता है, अफीम, स्मैक, चरस, गांजा जो भी है वो कंज्यूम करता है, मतलब जो हेल्थ के लिए एक तरीके से ख़राब होती है, तो उसके लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके लिए तो क्या और यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो मैंने गलती से एडिटिविटी बोल दिया उसको, एडिटिविटी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीमेंट होती जाती है। लेकिन यहाँ पे एडिटिविटी का मतलब क्या है, ये भी एक अजम्पशन है। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगी, वो टोटल यूटिलिटी बनेगी। मतलब U इज इक्वल टू क्या होगा, हर पर्टिकुलर जो भी आपने यूनिट कंज्यूम करी है उसकी जो यूटिलिटी हो गई, ठीक। चलो एक पर्टिकुलर आपको मैंने पीछे जो कर्व है उसके थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दे रखा है आपको, देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 4th यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 20, तो आप देखो क्या करोगे, 8 + 6 + 4 + 2, तो ये मिला के 20 हुआ ना। इसे बोलेंगे यूटिलिटी आर एडिटिव, यानी यूटिलिटी क्या होती है, जुड़ने लायक होती है। बस ये थी अप्रोच। तो याद रखना, इसको गलत मत कर देना, जब भी आप अजम्पशन के पार्ट में लोगे तो इसको लोगे ही लोगे, ठीक। तभी देखिए कि आप यहाँ पे क्या दे रखा है, एज पर दिस अजम्पशन द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम वेरियस कमोडिटीज कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल कैन बी एडेड टुगेदर टू डेराइव द टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी डेराइव करने के लिए क्या होगा, अगर आपने जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी है उस पर जो एडिशनल यूटिलिटी है उन सबको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगी, टोटल यूटिलिटी बन जाएगी। ये एक अजम्पशन थी। इसी तरीके से एक और याद रखना कि जब भी हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं, यानी अभी आपने जो इंडिफरेंस कर्व का पार्ट देखा, तो उसमें मेन क्या है अजम्पशन जनरली क्या रहती है, मेन वैलिड अजम्पशन क्या है, लेस वैलिड नहीं बोल रहा, मेन वैलिड अजम्पशन बोल रहा हूँ, कि बहुत अच्छी अप्रोच क्या रहती है कि इसमें प्राइस इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है, जबकि कार्डिनल में प्राइस इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता पूरे तरीके से, क्योंकि उसमें कार्डिनल में क्या होता है, आप इनकम इफेक्ट को नहीं कवर करते हो, जबकि यहाँ पे एक तरीके से अगर आपको पता है कि प्राइस कम है तो उस हिसाब से इनकम का लेवल बढ़ जाएगा, तो प्राइस लाइन भी क्या है, आगे खिसक सकती है। यानी कहने का मतलब प्राइस लाइन का मतलब क्या हुआ, आप पर्टिकुलर कौन कौन सी क्वांटिटी दो गुड्स की कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है तो उस केस में अगर आपका प्राइस लाइन यहाँ है तो उस केस में प्राइस लाइन आगे बढ़ जाएगा राइट में। तो इसका मतलब हो गया कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच एक रियल अप्रोच है, हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम बोलते हैं कि प्राइस इफेक्ट को लिया जा रहा है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी देखा जा रहा है और इनकम इफेक्ट के पार्ट को भी देखा जा रहा है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन जो लॉ ऑफ डीएमयू या ये पार्ट देखोगे उसमें एक तरीके से हम बोलेंगे लेस वैलिड अजम्पशन कौन सी हो गई, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी जो ली जाती है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी जो ली जाती है उसको बोला जाता है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि रियल लाइफ में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो रहती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चेंजेस होती रहती है। क्योंकि एक पर्सन अगर क्या बोलेगा कि 1 रुपये में 4 यूटिल्स, और आप क्या बोलोगे 1 रुपये में 2 यूटिल्स,
मैंने आपको बोला कि आपने भी व्हाट्सएप पे जो मुझे एग्जांपल दिए तो किसी ने 4 मानी, किसी ने 2 मानी। तो जैसे 2 रुपये के हिसाब से देखोगे तो जिसने 4 मानी उसके लिए 8 होगी, और जिसने 2 मानी उसके लिए क्या होगी, 2 रुपीज़ के हिसाब से 4 यूटिल्स होगी। तो इसका मतलब वो उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से कॉन्स्टेंटली बढ़ाया जा रहा है, 4 फिर 8 फिर 12, तो वो कॉन्स्टेंट है, यानी वो चेंजेस नहीं हुई। 1 रुपये में 4 है तो 2 में 8 है। लेकिन आपको पता है कि 1 रुपये में 4, तो क्या होता है 2 रुपये में 8 नहीं 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। रियल लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन का फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, प्राइसेस के फ्लक्चुएशन का फ़र्क पड़ता है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये अप्रोच देखी नहीं गई, इसलिए हम बोलेंगे लेस वैलिड अजम्पशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, वो कार्डिनल अप्रोच की लेस वैलिड अजम्पशन है। तो सारा पार्ट मेरा हो गया। आई होप आपको पर्टिकुलरली सारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो ज़रूर मुझसे पूछ लेना, इंडिविजुअली या ग्रुप में भी। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।